हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजमन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुन जेई 2025 बैच एंड आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमें करना है बेटा सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक समरी लेक्चर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है कि ये समरी लेक्चर है, ये डिटेल्ड लेक्चर नहीं है। तो समरी लेक्चर में हम लोगों ने जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं अर्जुना बैच में, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी वाले कुछ पॉइंट्स को, क्योंकि होता क्या है कि मल्टीपल स्लाइड्स में थ्योरी को समझाया जाता है तो वो कई बार क्रक्स नहीं होता है स्लाइड्स में, तो उसको मैंने हैंड रिटन रख दिया है। बाकी मैंने कई सारे क्वेश्चंस क्लास के रखे हैं जो मुझे लगता है कि आपको विद टाइम रिवाइज कर लेने चाहिए। ये है आपके जो नोट्स में रहेंगे, आपको इनको क्या करना है, मार्क कर लेना है। प्लस एडिशनल जो आपको लगते हैं, जो हम लोगों ने एडवांस के पीवाईक्यूज लास्ट में लेक्चर नंबर 14 में जो देखे हैं, उनमें से अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो आपको डेफिनेटली उनको मार्क करके रिवाइज करना चाहिए। अब बात आती है कि सर 13-14 लेक्चर्स लग गए इस चैप्टर को खत्म करने में, तो हम लोग एग्जाम के लिए कैसे रिवाइज करें? क्विक रिवीजन लाइक दिस। ठीक है, पहली बात है कि आपको इस चैप्टर को पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। बात है कि हम आपके साथ लग के यहां पर इसको कम से कम टाइम में रिवाइज करने की बात करेंगे। आपके नोट्स आपने एक बार पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल कर पाएंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका बैकलॉग कवर नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि सर ये अचानक से आप इतनी सारी चीजें बोलते जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दिस इज नॉट अ बैकलॉग सीरीज, दिस इज अ रिवीजन सीरीज। रिवीजन तभी की जाती है जब पढ़ाई कर ली होती है, राइट? तो जिनका बैकलॉग है और वो सोच रहे हैं कि बैकलॉग से हम लोग कवर कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, आपका अगर एग्जाम है और आपने इतने बड़े लेक्चर को रिवाइज नहीं किया, अब आप रोटेशन चैप्टर में है, ये छोटी छोटी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आप पहले से ही अगर आप चीजों को समझ लेंगे और इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो पहली बात आती है कि सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक बड़ा चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास रोटेशन आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस चैप्टर में मास मोमेंट से। एक वर्ड हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, विच वाज मास मोमेंट। इसको हम जेड वेक्टर से डिनोट करते थे एंड दिस वाज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक्चुअली में फॉर्मूला क्या था? द मास ऑफ द पार्टिकल एंड पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास 1,2 है, एक यहां पर एक 2 kg का पार्टिकल है 3,4 कोऑर्डिनेट पे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसका मास मोमेंट बताइए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या कहेंगे? इसका एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। 3 - 1 आई कैप यहां पे लिखा हुआ है, 4 - 2 जे कैप हमारे पास, और मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट। ठीक है, तो ये जेड आ गया। सर इसको हम लोगों ने कैलकुलेट क्यों किया था? क्योंकि मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो आपको चीज समझनी चाहिए, क्योंकि और भी डेफिनेशंस हैं मार्केट में, आप उससे भी समझ सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, लेकिन मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट इन अ स्पेस। मैंने यहां पे स्पेस वर्ड यूज करा है, बॉडी वर्ड यूज नहीं करा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर लाई करे। हमारे पास अगर एक रिंग है तो सेंटर ऑफ मास आपको बाहर मिलेगा, सेमी सर्कुलर रिंग है तो सेंटर ऑफ मास आपको बाहर मिलेगा, एल शेप है तो सेंटर ऑफ मास आपको यहां मिलेगा। जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही आपको सेंटर ऑफ मास मिले। ठीक है, तो इट इज अ पॉइंट इन स्पेस अबाउट विच मास मोमेंट इज जीरो। एक ऐसा स्पेस में पॉइंट जिसके अबाउट अगर आप हर पार्टिकल का मास मोमेंट निकालेंगे तो वो जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड अवर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि इसको करने की जरूरत क्या पड़ी थी, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास, नेचुरली हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी की साइड होता है। जिसका मास ज्यादा होगा उसका ऑटोमेटिकली, मास ज्यादा होगा उसका ऑटोमेटिकली पोजीशन वेक्टर कम हो जाएगा। एक हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं होगा, कहां होगा? यहां होगा। तो जिसका मास ज्यादा उसका पोजीशन वेक्टर कम हो जाएगा, जिसका मास कम है उसका पोजीशन वेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये वेक्टर फॉर्म में क्यों लिया गया था? क्योंकि अगर एक पार्टिकल इधर है तो दूसरा पार्टिकल बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी आपको सेंटर ऑफ मास बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड द हेवियर साइड ऑफ द बॉडी। और हमारे पास जो रेगुलर बॉडीज होती हैं, जैसे एक मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, तो कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड अगर रेगुलर बॉडी कहीं भारी कहीं हल्का नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर L/2, B/2, H/2 ही हमारे पास होगा। ठीक है, तो अब बात आई कि हमारे पास अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। तो अगर मान लीजिए M1, M2, M3 तीन पार्टिकल्स मैंने लिए हैं, क्लास में और भी ज्यादा पार्टिकल्स के साथ बताया था। तो जनरल हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने कहा था सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट इनका मास मोमेंट हमारे पास जीरो आ जाए।
तो हम लोगों ने m1 इंटू दिस वेक्टर, m2 इंटू दिस वेक्टर, m3 इंटू दिस वेक्टर इक्वल टू 0 करा था। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या आया था? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ COM कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो इसका फॉर्मूला m1 r1 वेक्टर, इसका मास, इसका पोजीशन, इसका मास, इसका पोजीशन, इसका मास, इसका पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। जब हम लोगों ने इसको आई कैप, जे कैप, के कैप में रखा, अगर मान लो कि कोई बोले कि भाई जो ये सेंटर ऑफ मास है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मैंने कहा अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 इंटू x1 इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, हाँ सर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, हाँ सर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, हाँ सर। ऐसे ही सर इसका y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। तो अगर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली अगर y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। z चाहिए तो m1 इसका z कोऑर्डिनेट m1 z1 m2 z2 m3 z3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसका जो आपके z कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने 2 पॉइंट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में बनता है। तो मैंने अगर यहां पर ओरिजिन ले लिया तो x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला रहेगा? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, हाँ सर। तो एक को तो ओरिजिन पर ले लिया, हाँ सर। तो ये तो सर 0 हो जाएगा, हाँ सर। दूसरा वाला है m2, इसका कोऑर्डिनेट आएगा d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर मैं अभी डायरेक्टली फॉर्मूला बोल दूंगा तो बच्चे कहेंगे सर ये आया कहां से? तो सेंटर ऑफ मास इससे कितनी दूरी पर है, फर्स्ट वाले पार्टिकल से कितनी दूरी पर है, वो आया m2d डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए कि सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर है, तो इसका मास ले लेना, टोटल डिस्टेंस ले लेना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अगर आप कर लोगे तो यू विल गेट दी सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पॉइंट सिस्टम्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट, देयर मे और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट द सेंटर ऑफ मास। इन सबके सेंटर ऑफ मास मार्क्ड है बेटा, जरूरी नहीं है कि वहां पर आपका कोई मास प्रेजेंट हो। सेंटर ऑफ मास में भी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, सी फिगर, जरूरी नहीं है वो बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड हर जगह हो सकता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। जैसे जैसे हमारे पास शेप चेंज करेगी, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेगा, वैसे वैसे हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन से अलग अलग होगी। इसी रॉड का सेंटर, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड होती तो सेंटर ऑफ मास बीच में मिलेगा। अगर यही रॉड यहां से भारी है, यहां से हल्की है, तो सेंटर ऑफ मास किस साइड शिफ्ट होएगा? हैवी साइड की साइड। फॉर गिवन शेप इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड इज क्लोजर टू हेवियर मास। ठीक है, ये बात भी करी। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सर कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब जहां पर मेरे पास m मास छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में ना हो, डिस्क्रीट के फॉर्म में ना हो। डिस्क्रीट वर्ड जब भी आएगा तो समझ जाना पार्टिकल है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में। अब m मास की मेरे पास रॉड हो, रिंग हो, डिस्क हो, सेमी रिंग हो, सेमी डिस्क हो, कभी इस प्रकार से आ जाए तो आप m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 नहीं कर सकते। आपको वो वही चीज मास इंटू पोजीशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में करना है। तो जो आपका फॉर्मूला था सिग्मा mi xi, सर सिग्मा तो आपने कहीं बताया नहीं। अरे भाई सिग्मा मतलब क्या होता है? समेशन। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा mi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi? हाँ सर। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिग्मा mi yi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi कह सकता हूं? हाँ सर। ये सिग्मा mi zi डिवाइडेड बाय सिग्मा mi कह सकते हैं? हाँ सर। तो मैंने कहा कि अगर इस टाइप की सिनेरियो है तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी में आप सिग्मा का फॉर्मूला ना लगा करके आप इंटीग्रेशन से जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ गया, दिस इज ऑल्सो समेशन। mi xi मास की जगह हमें एक dm लेना होता था। सर dm क्या है? मैंने यहां कहीं ना कहीं लिखा होगा, हाँ, dm इज द मास ऑफ एलिमेंट। कुछ बच्चे कहेंगे सर एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बोलिए जिसको आप रिपीट कर करके अपना सिस्टम बनाते हैं। अगर आपको क्लास याद आ रही होगी तो रॉड के लिए मैंने कहा था एक पतला सा स्ट्रिप हमारे लिए एक एलिमेंट होता है। डिस्क के लिए हम लोग कैसा एलिमेंट लेते थे? एक रिंग लेते थे। अगर मैंने यहां पे दिखा रखा है, नहीं आगे आपको मिल जाएगा रिंग। हाँ, अगर मेरे को कभी भी डिस्क बनानी है तो आर रेडियस पे dr थिकनेस की एक रिंग बनाते थे। रिंग का रेडियस बड़ा करते चले जाओगे तो डिस्क हमारे पास बन जाएगी। फिर एक एंगुलर इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाई थी, है ना। तो हमारे पास एंगुलर रिंग के लिए हमारे पास भी एक छोटा सा एक एलिमेंट रखेंगे। कंपास से मैंने आपको कहा था कि आप एक कंपास पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे इस टाइप से, आर
डी थीटा का, और इस एलिमेंट को वेरी कराएंगे। तो डीएम क्या है? मास ऑफ द एलिमेंट, जो एक छोटा सा पार्टिकल जिसको आप रिपीट कर करके सिस्टम को बनाते हैं, दैट इज योर एलिमेंट। एक्स क्या है? तो यहां पर एक्स क्या था भाई? इस फॉर्मूले में आपका ये एक्स क्या था सर? इस फॉर्मूले में एक्स तो इसका कोऑर्डिनेट था, तो ये छोटे से पार्टिकल का जो भी सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट था। हाँ सर, तो यहां पर समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स एंड वाई आर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। जो आप छोटा सा एलिमेंट लेंगे उसका पहले सेंटर ऑफ मास देखेंगे, सर वो तो वही होगा, हाँ, उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ए कॉमा बी, एक्स कॉमा वाई कुछ निकालेंगे, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको आपको यहां रखना है, जो y कोऑर्डिनेट है उसको आपको यहां रखना है, और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ये क्यों आया? क्योंकि डिनोमिनेटर में सिग्मा mi था, तो सिग्मा mi मींस इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने तीन टाइप की इंटीग्रेशन यहां पर करी थी, एक लीनियर इंटीग्रेशन, एक एरियल इंटीग्रेशन और एक एंगुलर इंटीग्रेशन। लीनियर इंटीग्रेशन में dm कैसे लिखना होता था? लैम्डा इंटू dx। अगर मेरे पास रॉड यूनिफॉर्म है तो लैम्डा की वैल्यू m/l, और अगर क्वेश्चन में है, मैंने आपको दिखाया था जेईई मेंस का सवाल है जिसमें क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, तो वही लैम्डा की वैल्यू रख दूंगा। सिग्मा अगर एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास अगर एरिया में है, डिस्क का अगर आपका सवाल है, शीट का अगर आपका सवाल है, तो वहां पर मास आप निकालते हैं सिग्मा इंटू डीए से। सिग्मा क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया। अगर मान लीजिए मेरे पास डिस्क है, m मास की डिस्क है, तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, अगर वो यूनिफॉर्म है। सर अगर यूनिफॉर्म नहीं हुई तो सिग्मा क्वेश्चन में दिया होगा, वही सिग्मा आप यहां पे रखेंगे, इंटू डीए आप कर देंगे। ठीक है, अब बात आई एंगुलर इंटीग्रेशन में, तो हमें आई थिंक मैं एक बार वो क्वेश्चन ही निकाल लेता हूं। यहां पर हम लोगों ने एलिमेंट लिए हुए दिखा दिए कि रॉड है अगर हमारे पास, हाउ टू टेक एलिमेंट, तो ये क्लास का हमारे पास है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि बार बार कई बार आपको मिलेगा। तो अगर एक रॉड है तो इसमें हम लोग एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल dx लेते हैं, तो इस dx की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एलिमेंट इन केस ऑफ रॉड इज अ कॉइन, या एक पतला सा आप कह सकते हैं, बिल्कुल पतला सा एक स्ट्रिप टाइप का है dx। इसका मास अगर आपको निकालना है तो दिस विल बी लैम्डा इंटू dx। ठीक है, अब सर लैम्डा कैसे निकालूंगा? अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो लैम्डा की वैल्यू आएगी m/l, इसी को हम कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, तो m/l इंटू dx हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लैम्डा दे रखा है तो वो वाला मैं यहां पर लैम्डा रख दूंगा। ठीक है, अब बात आई कि हमारे पास ये डिस्क के लिए सर एलिमेंट क्या होता है? रिंग होती है, r रेडियस पे dr थिकनेस की आप एक रिंग को लेंगे, तो इसको कट करके इसका जरा देखना, इसका मास कैसे निकालेंगे? सर इसका मास होगा सिग्मा इंटू डी। सर सिग्मा कैसे निकालेंगे? इसका मास और एरिया m अपॉन पाई आर स्क्वायर, अगर ये यूनिफॉर्म है। सर अगर यूनिफॉर्म नहीं हुई तो क्वेश्चन में दिया जो होगा वही सिग्मा यूज करूंगा। अब डीए कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इसको कट करके सीधा कर दो, जैसे आप कट करके सीधा करोगे इसका जो ये सरकमफ्रेंस है वो क्या बन जाएगा? लेंथ बन जाएगा, और जो इसका यहां पर थिकनेस है, हल्की सी थिकनेस होगी dr, वो आपको यहां मिल जाएगी। तो इसका एरिया आपको क्या मिल जाएगा बेटा? लेंथ इंटू ब्रैकेट 2πr dr। तो ये आप लोगों ने एलिमेंट लिया होगा। आगे चल के मैं आपको ये एंगुलर वाले का भी एक बार बता देता हूं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन करी थी, वो आगे मिल जाएंगे सवाल। तो सेंटर ऑफ मास क्या क्या थे? अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर l/2, अगर आप ओरिजिन यहां ले रहे हैं तो l/2 हमारे पास। डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास रहेगा बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर, बिल्कुल। रिंग है तो रिंग का भी ज्योमेट्रिकल सेंटर। स्फेयर है, सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों का ज्योमेट्रिकल सेंटर। हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग, इसका डेरिवेशन आपके स्कूल में भी आता है, तो सेंटर ऑफ मास इसके यहां से कुछ हाइट पर होता था, वो होता था 2r/π। ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का अगर आप बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहां से किसी हाइट पर होता है, दैट इज 4r/3π। सर ये याद करने, बिल्कुल याद करने। एक अगर हमारे पास हॉलो कोन है तो यहां से सेंटर ऑफ मास कुछ हाइट पर होता है h/3, सॉलिड कोन है तो h/4, सिलेंडर है यूनिफॉर्म तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा। क्यूबॉइड का तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर l/2, b/2, h/2। सर अगर हमारे पास सॉलिड हेमिस्फेयर है तो 3r/8, हॉलो है तो यहां से r/2 के डिस्टेंस पर हमें मिलेगा। मैंने आपको जनरल केस भी बताए थे, जरूरी थोड़ा है कि हमारे पास जो ये रिंग है और जो हमारे पास ये जो हमारे पास रिंग है और ये जो हमारे पास डिस्क है ये हमेशा सेमी सर्कुलर ही हो, है ना। मैंने 120 डिग्री का भी बताया था, आई थिंक क्वेश्चन में मैं आपको दिखाई ही देता हूं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हमारे लिए ये था,
ये वाला स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था जनरल फॉर्मूला फॉर एंगुलर रिंग, यहीं पर समझा देता हूं उस फॉर्मूले को, ठीक है। तो मैंने कहा था अगर आपके लिए कोई भी यहां पर रिंग है, अगर टोटल एंगल, ध्यान से समझना, 2 थीटा हमारे पास अगर टोटल एंगल है तो आधा एंगल थीटा हुआ, आधा एंगल थीटा हुआ, तो इसके सेंटर से ऊपर यहां पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये लेंथ कितनी होती है हमारे पास, आर साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है। थीटा को आप किस में रखेंगे, रेडियंस में रखेंगे। जैसे एग्जांपल है सेमी सर्कुलर रिंग, तो मैंने कहा इसके लिए टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू पाई हो गई, हाँ सर, तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, बस यहां डाल दो r इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 डिवाइड बाय पाई बाय 2, तो 2r बाय पाई आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास तो पूरी रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा सर, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, पूरा एंगल आपका 2 पाई है, तो थीटा की वैल्यू पाई, साइन पाई 0, तो सर सेंटर ऑफ मास आपको यहीं पर ही मिलेगा। बहुत सही। अगर क्वार्टर रिंग है तो आप कैसे करेंगे, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर बनाओ, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे ही आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। इसका टोटल एंगल कितना आएगा सर, 90 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रख के आपने सॉल्व करा, तो यहां से इस वाली लाइन पर यहां से लेके यहां तक सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला देगा। अब मान लीजिए एंगुलर प्लेट है, तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास 2r sin थीटा बाय 3 थीटा, कहीं लिखा हो 2r sin थीटा बाय 3 थीटा, ये लिखा हुआ है। तो एंगल बाइसेक्टर पे ही आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, तो यहां से लेके यहां तक सेंटर ऑफ मास की दूरी आपकी क्या रहेगी, आप निकाल सकते हैं, 2 थीटा आपका टोटल एंगल है, ठीक है। तो सेमी डिस्क का हमारे पास क्या रहेगा सर, सेमी डिस्क में 2 थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी, उठा करके बस यहां रख दो। सर क्वार्टर डिस्क का क्या करेंगे, तो 2 थीटा की वैल्यू आपकी पाई बाय 2 हो जाएगी, बस उठा करके फॉर्मूले में रख दो। बस ध्यान क्या रखना है, टोटल एंगल आपका 2 थीटा है, जो भी ये आपका डिस्टेंस आएगा सेंटर ऑफ मास कहां से आएगा, सेंटर से आएगा, और अलोंग दी एंगल बाइसेक्टर, इस वाली लेंथ के अलोंग ही आपको मिलेगा, ठीक है। आई थिंक एक 120 डिग्री का भी मैंने बताया था कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बता दो, तो टोटल एंगल 2 थीटा, यानी यहां पे कहीं लिखा है, यहां पे 2 थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू आपके लिए 60 डिग्री है, तो यहां पर पाई बाय 3 और पाई बाय 3 करके हम लोगों ने सॉल्व किया, तो डिस्टेंस कहां से मिला है, यहां से आपको डिस्टेंस मिला है 60 डिग्री पर होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यही वाला cos 60 एंड sin 60 कोऑर्डिनेट करके r cos 60 एंड r sin 60 करके हम लोगों ने यहां पर निकाला था, ठीक है। तो ये हो गया आपका जनरलाइज केस भी, ठीक है। यहां पे ये 2 होगा और यहां पर ये 3 होगा, ठीक है। और ये हमारे पास टोटल एंगल हमारे पास 2 थीटा, ठीक है। यहां पर मैंने टोटल एंगल थीटा लिया है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं इसको एक काम करता हूं, ठीक है, r साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि भाई सेंटर ऑफ मास सिर्फ अलग अलग सी चीजों का नहीं निकालना है, एडिटिव सिस्टम्स का भी और नेगेटिव सिस्टम्स का भी निकालना है। एडिटिव सिस्टम्स क्या होते थे, जहां पर आप चीजों को जोड़ रहे हैं, और नेगेटिव सिस्टम्स क्या है, जहां से चीजों को आप हटा रहे हैं। तो मैंने कहा था 3 प्रकार के सवाल बनेंगे, या तो मास गिवन होगा, या तो एरिया गिवन होगा जिसमें आप लोग कोऑर्डिनेट्स की गलती करते थे, या तो वॉल्यूम बेस्ड सवाल होंगे। मैं सवालों को भी साइमल्टेनियसली लेता चलता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। तो एरिया बेस्ड सवाल हैं, जैसे मैं 1 मिनट रुकिएगा, बस ढूंढ लेता हूं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट वाले ले लिए थे, ठीक है, आखिरी में क्वेश्चंस होंगे। ये रहा, ठीक है। अब जरा देखना, ये इनकी ये जो डेरिवेशंस है मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपके स्कूल में लिखा था स्कूल डेरिवेशन, इस पर भी आऊंगा मैं अभी। अब बात है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सॉलिड कोन है, एक और ये सॉलिड कोन हो गया और सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। मैंने कहा बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा, मास तो गिवन नहीं है, यूनिफॉर्म बॉडी मानना है। तो मैंने कहा था कि अगर बॉडी 3 डायमेंशनल, जैसे कोन और हेमिस्फीयर 3 डायमेंशनल है, तो आप एडिटिव सिस्टम है ये। सर एडिटिव आपने क्यों बोला, क्योंकि भाई 2 बॉडीज को जोड़कर मैं अपने सिस्टम को बना रहा हूं, यस। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम में सवाल को सीधे कर देंगे। तो v1 x1 प्लस v2 x2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, v1 y1 प्लस v2 y2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो इस कोण का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, हाँ सर, 1/3 पाई r, वही r ये है, h ये है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो यहीं पे लिखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास। इसका वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। अब हम लोग फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, v1 y1 प्लस v2 y2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सर x वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इनके सेंटर मास कहां मिलेंगे, यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। तो सॉलिड कोन का h/4 पर होता है और सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8 पर होता है। तो बस आपको, अगर आप नोट्स खोलेंगे तो इसका वॉल्यूम
हमारे पास कितना आ रहा है, पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम इंटू दिस वॉल्यूम इंटू दिस डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 आपने करेंगे तो आपको यहां पर अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब ये वाला था स्क्वायर प्लेट में से सेमी सर्कुलर प्लेट को अगर हम लोगों ने हटा दिया तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो बेसिकली पूरे वाले स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां। सेमी सर्कुलर डिस्क, अब ये पहली बात नेगेटिव सिस्टम है क्योंकि इसमें से बॉडी को हटाया गया है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर, मास तो दे नहीं रखा तो मैंने कहा एरिया में चले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। ठीक है, तो बड़ी वाली बॉडी का एरिया क्या हो जाएगा, a और a स्क्वायर आ जाएगा, हम लोगों ने यहां लिखा होगा a स्क्वायर। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, यहां पर आ गया। सर जिस चीज को हटाया इसका एरिया कैसे निकालूं, मैंने कहा ये तो सेमी डिस्क है, इसका रेडियस क्या होगा a/2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, यही आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। रेडियस की वैल्यू a/2 रखी, कैलकुलेशन की गलती मत करिएगा, पाई a स्क्वायर बाय 8 आया। सर इसका कोऑर्डिनेट, सर सेमी सर्कुलर डिस्क का कोऑर्डिनेट होता था 4r/3π, लेकिन कहां से सर, यहां से होता था। और क्लास में बच्चों ने ये गलती करी थी कि यहां से ये वाला यही कोऑर्डिनेट लिख दिया। अरे कोऑर्डिनेट तो तू ओरिजिन से लिखेगा, तो a/2 में से 4r/3π को हटाएगा तब तेरा कोऑर्डिनेट आएगा। फिर तूने अपने फॉर्मूले में लगा दिया a1 माइनस a2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। फिर हम लोगों ने एक ये वाला सवाल करा था, मैंने कहा था ये मोस्ट रिपीटेटिव सवाल है। एक सर्कुलर डिस्क में से एक स्मॉलर सर्कुलर डिस्क को हटा दिया है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास बता दीजिए। तो मैंने कहा बड़े वाले का अगर आप एरिया में जा सकते हैं, नेगेटिव सिस्टम, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। सर a1 किसको लेना, बड़े वाले को, पाई a का स्क्वायर, यहां पे लिखा है पाई a का स्क्वायर। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा सर, a,0 पर, तो लिख लिया। जिसको आपने हटाया है इसका रेडियस है a/2, तो इसका एरिया आएगा पाई a स्क्वायर बाय 4, यहां लिख लिया। इसका कोऑर्डिनेट कहां आएगा, यहां, तो a प्लस a/2 3a/2। बस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अपने आप आंसर आएगा पाई a स्क्वायर इंटू a, पाई a स्क्वायर बाय 4 इंटू 3a/2, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास एडिटिव एंड नेगेटिव सिस्टम्स की। आपके एरिया बेस्ड सवाल हो सकते हैं, वॉल्यूम बेस्ड सवाल हमारे पास हो सकते हैं। फिर मैंने कहा था अगर आप अपने सेंटर ऑफ मास को ढूंढ पाए तो क्या उसके शिफ्ट की बात कर सकते हैं। यस, तो मैंने आपको बताया था डेल्टा RCOM, जो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, दैट इज m1 डेल्टा R1 प्लस m2 डेल्टा R2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो ये वेक्टर है, गलती मत करना। इसी को डिफरेंशिएट करा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने कहा था कि यार वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैंने आपको क्लास में कई बार कहा था कि बच्चे गलती किसकी करते हैं, आई कैप जे कैप में नहीं करते हैं, सवाल गलत हो जाता है। और इसी को अगर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फिर हम लोगों ने इन्हीं के ऊपर सवाल लगाए थे, कैटेगरी बाय कैटेगरी हम लोग सवाल लेते चले गए थे, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने ये करा था, फिर आ गए थे हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो HCV का एक सवाल उठाया था, बहुत सारे पार्टिकल हैं और मैंने कहा कि भाई इनके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। तो मैंने क्या कहा कि भाई सभी के मासेस आराम से लिख लो, जितने भी पार्टिकल, जैसे 1 kg 1.2 kg, इसमें अब दिख नहीं रहा है मेरे को लेकिन आपके नोट्स में होगा, ठीक है, 1 kg 1.2 kg 1.5 0.51 सबके मास लिख लिए। सबकी वेलोसिटी लिखना, जैसे ये जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से या 1.2 मीटर पर सेकंड से, ये 0.4 मीटर पर सेकंड से, ये 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड। बच्चे क्या करते हैं सर, 1 इंटू 1.5, 1.2 इंटू 0.4, अरे क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी है या स्पीड है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सभी को आई कैप जे कैप में लिखिए। देखिए ये वाली वेलोसिटी थी तो हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कराया है और आई कैप जे कैप में लिखा है। ये वाली वेलोसिटी जे कैप में है तो सीधे जे कैप में लिखा है। ये वाली वेलोसिटी सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो एक्स नेगेटिव दिख रहा होगा, वाई पॉजिटिव दिख रहा होगा, आई कैप जे कैप में लिखेंगे सभी के पार्टिकल की। और फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर, m4 v4, m5 v5 डिवाइडेड बाय टोटल मास करोगे तो आपको मिल जाएगा अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ यहां पर एक सवाल था आपका, ठीक है,
अच्छा, शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास का सर कहां गया हमारे पास सवाल? शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ ए मास 1 kg इज प्लेस्ड एट 1, -2 एंड अनदर बॉडी 2 kg की कहां पर रखी है 2, 3. इफ ए इज डिस्प्लेस्ड टू 2, 0 वेयर बी शुड बी मूव सच दैट देयर इज नो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. इन्होंने ए और बी को किसी लोकेशन पे रखा है. ए वाला 1 kg का है, उसको रखा है 1, -2 पर. बी 2 kg का है, उसको रखा है 2, 3 पर. अब इन्होंने क्या बोला, ए को मैंने डिस्प्लेस कर दिया 2, 0 पर, तो बी को मैं कहां शिफ्ट करूं कि शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ना हो. तो मैंने कहा यार शिफ्ट की जब बात आ रही है तो डेल्टा आर सी एम यूज कर सकता हूं. तो फॉर्मूला क्या होता है, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. पूरे सवाल में शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं होना चाहिए, ये 0 करा. और पहले पार्टिकल का आप शिफ्ट निकाल सकते हैं कहां से, 1, -2 से 2, 0 गया है. 1, -2 से 2, 0, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकालते थे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो 2 माइनस ऑफ 1 यहां पर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, 2 - 1 आई कैप, 0 माइनस ऑफ -2, 0 ऑफ -2 जे कैप. तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रखो, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रखो, सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर. ये आपका आई थिंक गैलेक्सी का सवाल था कि गन में से फायर करा है 3 पार्टिकल्स निकले हैं 2 kg, 5 kg, 4 kg. इन्होंने बोला था फाइंड द इट इज गिवन दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 शेल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द बैरल, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा. तो मैंने कहा यार अगर सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में हमारे पास बैरल की डायरेक्शन में जा रहा है तो पहले मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लूं. उससे क्या होगा कि जो भी वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट होगा और y कंपोनेंट होगा, सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो tan थीटा लगा लूंगा, यहां पे tan थीटा लगा लेंगे vy बाय vx. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. तो मैंने कहा यार देखो 2 kg वाला तो 3 से जा रहा है, 2 × 3 आई कैप. 4 kg वाला 2 से जा रहा है, 4 × 2 जे कैप वेक्टर. 5 kg वाला यहां पर जा रहा था 30 डिग्री 5 से, तो 5 cos 30, 5 sin 30 वेक्टर रेजोल्यूशन आना चाहिए. तो ये हमारे पास 5/2 आई कैप, 5√3/2 जे कैप. फिर वेक्टर में रख के मैंने क्या करा, इसको सॉल्व करा. तो आई कैप वाला पार्ट आ गया, जे कैप वाला पार्ट आ गया. ये vy है, ये vx है. तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो vy बाय vx हम लोगों ने कर दिया. फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जेईई मेंस का सवाल था कि हमारे पास पार्टिकल कैसे हैं. यहां पर एक पार्टिकल m है, ये m है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है. ये सारे पार्टिकल a एक्सेलरेशन से a एक्सेलरेशन से a एक्सेलरेशन से a एक्सेलरेशन से जा रहे हैं. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2. यहां 4 पार्टिकल हैं तो मैंने कहा बस गलती क्या होती है बच्चे, इसको वेक्टर नहीं लेते हैं. ये क्या करेंगे, m इंटू a, 2m इंटू a, 3m इंटू a, 4m इंटू a. गलत हो गया सवाल. आपको आई कैप, जे कैप, के कैप में ही इस सवाल को लेना है. तो ये वाला m इंटू -a, 2m इंटू a जे कैप, 3m इंटू a आई कैप, 4m इंटू a माइनस जे कैप. यहां पर देखो m इंटू -a आई कैप, 2m इंटू ए जे कैप, 3m इंटू ए आई कैप, 4m इंटू -a जे कैप. चुपचाप सॉल्व करिए, वेक्टर फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा. फिर हम लोगों ने इंक्लाइन वाला सवाल किया था और एक पुली वाला सवाल भी था, तो प्लीज अपनी कॉपी में उसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि वो 2-3 पन्ने में सॉल्व हुआ था तो यहां लगाने का कोई सेंस नहीं बन रहा था. मैंने सोचा था आपको बता दूंगा. तो 2 पार्टिकल्स हैं बेटा हमारे पास, एक ये पार्टिकल है, एक 3 kg और एक 2 kg, 30 डिग्री और 60 डिग्री के इंक्लाइन पे रखा है स्मूथ. मैं जैसे इनको छोड़ूंगा तो ये दोनों मूव करना स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो मैंने कहा ठीक है यार, किसी भी इंक्लाइन पे एक्सेलरेशन क्या होती है, जी साइन थीटा. तो ये 30 डिग्री पर जा रहे तो जी साइन 30, इसका जी साइन 60. तो इसकी एक्सेलरेशन आ गई, इसकी एक्सेलरेशन आ गई. तो सर हो तो गया 2 इंटू जी साइन 30, 3 इंटू जी साइन 60 डिवाइड बाय हमारे पास 2 + 3. गलत. ये वेक्टर है बेटा. ये एक्सेलरेशन आपकी आई है 5, तो ये 30 डिग्री, तो 5 cos 30, 5 sin 30. ये आई थी 5√3. यहां पर हम लोगों ने सॉल्व करी है. एक्सेलरेशन ये है, आई कैप जे कैप में ही जाना है तो 5√3 cos 60, 5√3 sin 60. अब आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में है, तब जाके आप इसको सॉल्व करेंगे. फिर 2 ब्लॉक ऑफ मास, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का आपको सवाल बताया था. फिर हमारे पास शिफ्ट ऑफ वो आया था. 2 ब्लॉक सिस्टम, 3 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग. हम लोगों ने कनेक्ट करा था. मैंने कहा मैंने इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी. मैंने कहा यार अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर आप देखें, स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल है, तो नेट फोर्स कितना हुआ 40, टोटल मास कितना हुआ 8, है ना. तो एक्सेलरेशन क्या आई
5 पूरे सिस्टम की, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ 5 हुआ। तो क्या मैं अगर इसकी एक्सेलरेशन अगर कुछ a मान लेता हूं तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास 5 है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू a डिवाइड बाय टोटल इक्वल टू 5। आंसर हमारे पास आ गया। सर दोनों की एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स वाज अ लेजी फोर्स। अगर धागा होता दोनों की एक्सेलरेशन सेम होती। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास बोट प्रॉब्लम्स आ गई थी। पहले हम लोग इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर हम लोग इसके सवालों पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर आ गए हम लोग एक्सेलरेशन शिफ्ट ऑफ द बोट वाला। याद करिए मैंने इसको सिमुलेशन से आपको बताया था, जब भी एक बंदा एक बोट पर चले या प्लैंक पर चले, हमारे पास देखिए ये आगे क्यों बढ़ पाएगा? क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास चेंज कर सकता है अपनी पोजीशन? हाँ, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो सकता है। तो इसके लिए तो फ्रिक्शन है जो इसको आगे ले जा सकता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। हाँ करेगा। मैंने कहा अगर एक्शन इस पर था तो रिएक्शन किस पर होगा? रिएक्शन सर इस प्लैंक पर होगा। तो जब ये आगे चलना स्टार्ट करेगा तो क्या इसका भी सेंटर ऑफ मास मूव करेगा? यस। ठीक है, तो जब मैंने आपको सिमुलेशन दिखाया था तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था, इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ही अपना एक सिस्टम ले लूं तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स हमारे पास कितना है? सर अलोंग एक्स तो 0 है। तो जो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होगा, क्या वो एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करेगा? वाई एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स है तो शिफ्ट कर सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग क्या शिफ्ट करेगा? नहीं करेगा। तो सवाल आपके क्या बनाए जाते हैं? सवाल आपके ये बनाए जाते हैं कि अगर एक बंदा प्लैंक पर है हमारे पास, ठीक है, और वो इस वाले एंड से लेके दूसरे एंड तक हमारे पास जाता है, तो बोट का कितना शिफ्ट होगा? और ये क्यों होगा? क्योंकि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। ये अगर मूव कर रहा है तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना ही पड़ेगा, तभी जाके सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम अलोंग एक्स मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते थे? मैंने कहा था कि अगर आप इस एम वाले की बात कर रहे हैं, ये अगर इधर से इधर गया तो पकड़ के रखता तभी तो लेंथ एल चल पाता, नहीं तो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये बोट हमारे पास कहीं ना कहीं एक्स लेंथ पीछे मूव कर जाएगी। हाँ, तो जो ये बंदा है ये कितना आगे मूव कर पाया? ये झंडा यहां पर है, पकड़ के रखता तो इस बंदे को एल लेंथ चलना पड़ता, लेकिन जब इसके चलने की बात आई तो एक्चुअली में बोट तो खुद ही पीछे आ गई, तो ये झंडा तो यहां पर आ गया। तो इस बंदे को कितना आगे चलना पड़ा होगा? तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एल माइनस एक्स आई कैप ही गया होगा, और ये जो बोट है ये माइनस एक्स आई कैप है। तो याद करिए हम लोगों ने क्या कहा था? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, एफ एक्सटर्नल अलोंग एक्स में कोई भी नहीं है, तो डेल्टा आर सी ओ एम एक्स के अलोंग 0 होगा। तो आप यहां पर क्या करते? m इंटू एल माइनस एक्स प्लस m इंटू माइनस एक्स, m इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m प्लस m इक्वल टू 0 करते, और शिफ्ट ऑफ द बोट आपको मिलती। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, अब आपको कॉपी खोलनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, हम लोगों ने कई बार मैंने आपसे पूछा था कि बोट किधर शिफ्ट करेगी? सर हमें नहीं पता। मैंने कहा चुपचाप सॉल्व करो, आंसर विल टेल। यस, जब आपने माना कि बोट इधर शिफ्ट कर रही है और मान लो आंसर नेगेटिव आ गया, तो मैंने कहा जो चीज तुम मान रहे थे वो एक्चुअली में हुआ नहीं, वो अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हुई, यही हुआ था। तो आप प्लीज अपनी अब कॉपी खोलेंगे, सारे ये वाले केसेस बहुत मैटर करेंगे रोटेशन में भी। तो अब आपको ये चीज करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एचसीवी का एक सवाल देखा था जिसमें दो बंदे बोट के दोनों कोने पर खड़े हैं। ठीक है, तो इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बताया था। मैंने कहा था कि हम जनरलाइज फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, ऑल्दो हम लोग बार बार बेसिक से चीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर इसका शिफ्ट निकालना है तो इसका मास ले लो और ये इसको पकड़ लो। समझ रहे हो? शिफ्ट अगर बोट का निकालना है तो मास इसका ले लो स्मॉल m और इसको पकड़ लो। अगर आप इसको पकड़ लोगे तो ये कितना चल पाएगा? सर ये L चल पाएगा। तो L रिलेटिवली ये कितना चल पाएगा? इसके रिलेटिव मतलब इसको रोक लो तो ये कितना चल पाएगा? L। तो अगर आपको इस शिफ्ट ऑफ द बोट अगर निकालनी थी तो मैं सीधे भी निकाल सकता हूं कि उसका मास m इंटू एल डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m। ये आपका आंसर भी आया था, याद करेंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास ये वाला सवाल था तो मैंने इसको फंडामेंटल तरीके से बताया था कि अब 20 kg वाला बंदा ये दोनों मिडल ऑफ द बोट पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक सवाल कराया था जब दोनों अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो पहले वाले सवाल में हम लोगों ने क्या किया था कि ये वाला बंदा जब यहां पर जाएगा और ये वाला बंदा यहां पर आएगा तो शिफ्ट ऑफ द बोट हो सकती है।
सर आपको कैसे पता? मैंने कहा वो न्यूमेरिकली बता दूंगा, क्योंकि मेरे को तो पता है कि यार ये वाला बंदा भारी है, ये आगे चलेगा और ये आगे चलेगा, तो नेट ओवरऑल मास कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है, बोट को नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये मेरे को तो पता है। लेकिन अगर तेरे को पहले से इस चीज की भनक नहीं लग रही है तो डू वन थिंग, आप इसको सॉल्व करें। अगर बोट नहीं चलने वाली तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर बोट चल जाएगी तो आंसर आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहला सवाल अगर मेरे पास यहां है, 6 मीटर की बोट है, 30 केजी, 20 केजी, 10 केजी, फंडामेंटल तरीके से करा था, दोनों मिडल ऑफ द बोट में आ रहे हैं, तो बोट का शिफ्टिंग मान लो x, तो 30 केजी वाली के में कितना शिफ्ट हुआ, माइनस एक्स आई कैप। 20 केजी वाला एक्चुअली में कितना चलना चाहिए था, 3 मीटर, लेकिन ये झंडा तो यहां पर आ जाएगा, तो ये 20 केजी वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में चला है, हाँ सर, 3 माइनस एक्स आई कैप। और जो 10 केजी वाला बंदा है वो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में चला है, डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, तो झंडा तो सर यहां आ गया, तो इसको 3 तो चलना ही था और एक्स और चलना पड़ा, 3 प्लस एक्स आई कैप। तो मैंने कहा कि क्या एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है सर। तो क्या शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा? अगर ये पहले रेस्ट पर था सेंटर ऑफ मास, तो बाद में भी रेस्ट पर रहेगा, तो क्या शिफ्ट होगा? नहीं। तो डेल्टा आर सी ओ एम का जो फॉर्मूला था हमारे पास, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड प्लस m3 डेल्टा r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इस सभी को आप एक बार जीरो करके अपना आंसर निकालते थे। जब ये एक्सचेंज कर लेंगे पोजीशन, उसमें सवाल में क्या होता था, मैंने कहा कि अगर मान लो कि ये दोनों बंदे अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो शिफ्ट ऑफ द बोट एक्स हुई, तो इसको कितना चलना चाहिए था, 6, लेकिन यहां पर अगर कोई झंडा है वो तो खुद ही यहीं पर आ जाएगा, तो इसको कितना चलना पड़ेगा, 6 माइनस एक्स आई कैप। यहां इस बंदे को इधर से इधर जाना था, 6 मीटर चलना था, लेकिन बोट तो खुद ही यहां से यहां चली गई, तो इसको एक्स और चलना पड़ेगा, तो माइनस डायरेक्शन में 6 प्लस एक्स आई कैप होगा, और बोट का इधर है, तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। फिर मैंने आपको बताया था एक आसान तरीका भी है, अगर आपको बोट पर देखा जाए इधर 10 केजी है उधर 20 केजी है, डू वन थिंग, इसके कॉमन मासेस को निकाल करके बोट को दे दीजिए, तो 10 केजी इसका निकाल लीजिए, 10 केजी इसका निकाल लीजिए, तो जैसे ही 10-10 केजी निकालेंगे तो ये बंदा बचा 10 केजी का, और ये 10 केजी और 10 केजी बोट को दे दीजिए, क्योंकि एक्चुअली में इनके जो भी 10 केजी का मास का डिफरेंस आ रहा था, वो ओवरऑल जब मूव कर रहा है तो बोट को मूव करना पड़ रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा इस सवाल को ऐसे बना लीजिए, दोनों साइड 10 केजी का तो कोई इंपैक्ट नहीं है, जो एक्स्ट्रा 10 केजी लेके बैठा हुआ है ये वही दिक्कत दे रहा है, तो ये 10 केजी कर लिया, बोट को दे दिया। अब ये सवाल ऐसा बन गया, मेरे को चाहिए था शिफ्ट ऑफ द बोट निकालनी है जब ये एक्सचेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन को, तो मैंने कहा कि भाई मास ऑफ द अदर, तो अदर कितना है 10, इसको पकड़ लो, कितना लेंथ चलना चाहिए 6, तो यहां रखा, डिवाइड बाय टोटल मास 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 30 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। तो ये बोट वाला सवाल हो गया। रिकॉइल ऑफ द गन, मैंने कहा था कि गन में कभी भी, यस हमारे पास, अच्छा टाइम भी अच्छा खासा हो गया। गन की अगर मैं बात करूं तो गन में एक केमिकल एनर्जी एक आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखती है। याद करिए मैंने आपको इस एक लेक्चर खत्म होने से पहले एक डाउट में छोड़ा था कि यार इंटरनल एनर्जी तो वर्क डन नहीं करती थी, हम लोग लॉज ऑफ मोशन में सिग्मा पावर इक्वल टू 0 कर करके कंस्ट्रेंट रिलेशन में दबादब सवाल लगा दिए, लेकिन यहां पर आने के बाद जैसे ही आपने इसको फायर करा बेटा, है ना, तो यहां पर एक कंबशन हुआ, उसकी वजह से ये भी चल गया, ये भी गन को भी रिकॉइल मिला। सर रिकॉइल क्यों मिला? क्योंकि भाई इस पर एक फोर्स लगेगा तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा, हाँ यस, इंटरनल फोर्सेस हो गए, एक्शन रिएक्शन हो गए। ठीक है, तो सर इसी की वजह से बुलेट आगे जा पाती है और गन को हमारे लिए रिकॉइल मिल पाता है। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई एक बात बताओ कि इसमें और एक्सप्लोजन का केस तो एक ही जैसा हो गया कि भाई एक्सप्लोजन हुआ तो ये दोनों चलने लग गए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सर 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पर हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या 0 है? नहीं। तो मैंने कहा वर्क डन जब होता है तभी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, हाँ सर। तो मैंने कहा कि यहां पर वर्क डन किसने किया? कुछ बच्चों ने बोला इंटरनल, मैंने कहा अरे लॉज ऑफ मोशन में तो इंटरनल वर्क डन 0 होता था, तो तुम लोग डाउट में आ गए थे। फिर मैंने अगली क्लास में आके आपको बताया था कि इंटरनल फोर्सेस भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक इंटरनल फोर्सेस वैसे होते हैं जो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके वर्क डन कर सकते हैं, जैसे केमिकल एनर्जी हो गई,
लेकिन जब टेंशन की बात थी हमारे पास, टेंशन के अंदर खुद के अंदर स्टोर्ड एनर्जी नहीं थी, तो वो वर्क डन नहीं कर सकता। इसलिए वर्क डन बाय टेंशन जब हम लोग एक सिस्टम के अंदर करते थे तो इंटरनल होके जीरो हो जाएगा। यहां पर वर्क डन बाय केमिकल जो हमारे पास फोर्सेज आएंगे, ये जो इन दोनों पर फोर्स लगे हैं बाय अ केमिकल एक्सप्लोजन, ये वर्क डन करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने बाद में निकाला हुआ है। तो अब बात है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो ये गन और बुलेट है वो इनिशियली क्या थे, रेस्ट पर थे, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। जैसे ही मैं फायर करूंगा, मतलब मैंने क्लिक करा, तो यहां पर एक कंबशन होएगा, और कंबशन होने की वजह से गैस बनेगी बहुत हाई प्रेशर पर, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी और एक इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अगर मैं इसको सिस्टम देखूं तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स था? नहीं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या मोमेंटम चेंज करेगा? F इज इक्वल टू dp/dt। सर अगर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है तो कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैंने कहा कि अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास जीरो ही होना चाहिए। अब यहां पर दो केसेस की बात करी थी कि अगर हम लोग बुलेट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको सवाल देखना पड़ेगा, काट वाले सवाल भी यही करे थे और बहुत सारे वेरिएशन क्रिएट करे थे, है ना। एक क्लास हम लोगों ने, अब अगर आपको ढंग से रिवाइज नहीं करी तो बर्बाद हो गई होगी, अगर ढंग से रिवाइज करी तो आबाद हो गई होगी। प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आबाद है या बर्बाद है। ठीक है, काट वाली प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कूद रहा है, विद रिस्पेक्ट टू कार्ड कूद रहा है, इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है। फिर जेई एडवांस के भी सवाल करे थे, एचसीवी के भी कुछ सवाल करे थे, डबल शॉट फायर करा था, एंगल पे फायर करा था, बहुत सारे सवाल लगाए थे। अब बुलेट का जब हम लोग फायरिंग की बात कर रहे हैं तो दो केसेस हमारे पास हो सकते हैं। एक पहला केस ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि अगर हम लोगों ने जो फायर करा है तो बुलेट की वेलोसिटी कौन देख रहा है। अगर बुलेट को देखा जा रहा है ग्राउंड से तो एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का सवाल था, और एक मजल वेलोसिटी थी। मैंने कहा कभी भी आपको सवाल में मजल वेलोसिटी दी जाए, दैट मींस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन, मतलब गन पे ही कैमरा लगा के आपने फायर करा तो गन को क्या दिखाई दे रही है, उस कैमरे को क्या दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर। मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक चलती हुई गाड़ी में से एक कैनन को फायर करा था, वो नीचे ही गिर गई थी, है ना। तो कैमरे से तो वो जा रही थी पीछे, लेकिन रिजल्टेंट ग्राउंड के फ्रेम से वो नेट वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई थी। वही चीज यहां पर हम लोगों ने देखी थी। अब बात आ रही है कि सर अगर हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे तो अगर वो यू से जा रहा है तो ये वी से जा रहा होगा, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो हुआ। वी की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी, रिकॉइल मिलेगा -mu/m। तो जब भी आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है तो रिकॉइल वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं बेटा, मास ऑफ अदर, बुलेट का मास लूंगा इनटू यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, तो सीधे आपको मिल जाएगा। अगर मान करें कि हमें मजल वेलोसिटी दे रखी है कि मैंने गोली को फायर करा है 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू गन, अगर ऐसा स्टेटमेंट है, या मजल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने आपको दो केसेस बताए थे, याद करें कि अगर ग्राउंड के फ्रेम से ना होके विद रिस्पेक्ट टू गन है, तो अगर हमारे पास बुलेट यू से जा रही है और आपने गन की वेलोसिटी ली है v ऐसे, तो ये कितने से निकल पाएगी, u माइनस वी से निकल पाएगी, है ना। मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक स्केटिंग बोर्ड पर खड़े हैं और आप जंप करते हैं, अगर बोर्ड पीछे चला गया तो आप ज्यादा तेजी से नहीं कूद पाते, ग्राउंड के कोई बाहर से देखेगा तो आप यहीं गिर जाओगे, है ना। तो u माइनस वी से होगा। अगर आपने यहां पर गन की बात करी कि भाई गन इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो चलती हुई ट्रेन पर से आप और आगे कूद जाओगे तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, है ना। तो यहां पर आपकी जो स्पीड रहेगी u प्लस वी हमारे पास रहेगी। इसी चीज के बवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक क्लास लगाई थी कि सर हम लोग u माइनस वी लें या u प्लस वी लें, सर रिकॉइल वेलोसिटी नेगेटिव में होगी कूदने के बाद या पॉजिटिव में होगी। मैंने कहा वो सब आपके क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी के ऊपर है, सब आपके आंसर से पता लग जाएगा कि कूदने के बाद काट इधर जाएगी या उधर जाएगी, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू गन की बात करें, अगर मान लो वेलोसिटी, तो इनमें से आप कोई सा भी केस ले लीजिएगा, आंसर आपके सेम ही आते हैं विद प्रॉपर साइन, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था तो फाइनल मोमेंटम u माइनस वी, और ये गया है v, मैंने इस वाले केस के लिए निकाला है। ओपन करके दूसरी साइड ले जाओगे तो mu डिवाइड बाय m प्लस m, ये भी आपकी रिकॉइल वेलोसिटी है, ये भी आपकी रिकॉइल वेलोसिटी है। सर फॉर्मूले अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये जो u है जिसको आप देख रहे हैं ये ग्राउंड के फ्रेम में है और ये विद रिस्पेक्ट टू गन के फ्रेम में है। जब गन की वेलोसिटी दी होगी तो टोटल मास m प्लस m होएगा यहां पर, और ग्राउंड के फ्रेम में होगा तो सिर्फ मास ऑफ द गन होगा।
इसी में हम लोगों ने काट वाले सवाल भी करे हुए थे। फिर एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम थी, यहीं पर हम लोगों ने बात करी थी यार, अगर आप देखें एक्सप्लोजन में केमिकल एनर्जी यूज होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास काइनेटिक या हीट के फॉर्म में या वाइब्रेशन के साउंड के फॉर्म में। तो हमारे लिए जो भी केसेस रहेगा कि कभी भी आपका कोई भी बॉम्ब है, अगर वो रेस्ट पर था, इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है, तो इसके अंदर के ही फोर्सेस इसके ऊपर धक्का लगाते हैं। और अगर इंटरनल फोर्सेस है तो सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं कर सकते। इनिशियल मोमेंटम अगर 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास 0 ही होगा। तो मैंने कहा कि जैसे ये हमारे पास एक्सप्लोड करेगा, हल्का वाला पार्टिकल तेजी से जाएगा, भारी वाला पार्टिकल धीरे से जाएगा। हल्का वाला पार्टिकल दूर जाके गिरेगा, भारी वाला पार्टिकल पास जाके गिरेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका यहीं का यहीं ही रहेगा। हल्का वाला पार्टिकल दूर जा रहा है तो हैवी वाला पार्टिकल पास जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास आपको यहीं मिलेगा। तो अगर मैं उसकी बात करूं कि मोमेंटम की, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है u1 से तो दूसरे पार्टिकल को इधर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये m1 u1 हो गया, ये m2 u2 हो गया। मोमेंटम दोनों का सेम होगा, वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड और मोमेंटम दोनों का सेम है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। लेकिन क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है? हाँ सर, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m2 u2 का स्क्वायर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई? किसी ने तो वर्क किया है। किसने किया है? इंटरनल फोर्सेस ने किया है। सर इंटरनल फोर्सेस वर्क डन कर सकते हैं? यस, अगर उनके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है तो डेफिनेटली वो वर्क डन कर सकते हैं। अब बात आई काइनेटिक एनर्जी की, तो यहां पे एक रिड्यूस मास का कंसेप्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था। तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m लिख सकते हैं। तो इसका भी मोमेंटम की वैल्यू, इसके मोमेंटम की वैल्यू m1 u1 है और इसके भी मोमेंटम की वैल्यू m2 u2 है। ये दोनों की वैल्यू p ही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहां से देखा है ना। तो मैं इसको लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी को p²/2m1, p²/2m2, p² कॉमन लोगे, 1/m1 प्लस 1/m2 को सॉल्व करोगे, m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एक रिड्यूस मास हमारे पास बनता था और इसका हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम में जाती है, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो मोमेंटम आप कंजर्व यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अच्छा चलिए आगे हमारे पास आएगा ही। फिर इसके बाद हम लोगों ने बुलेट एंड पेंडुलम प्रॉब्लम्स करी थी। दो केसेस हमारे पास हो सकते हैं। पहला केस कि जाके बुलेट वहां पर स्टक कर जाए, मैंने आपको सिमुलेशन भी दिखाया था। मैंने कहा कि अगर बुलेट हमारे पास आ रही है और जैसी इस पेंडुलम में या ब्लॉक में जाके स्टिक करेगी तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है? नहीं। अगर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो इसका मोमेंटम mu, अगर आप देखेंगे mu इज इक्वल टू, दोनों चिपक गए, m प्लस m v कॉमन, तो ये दोनों स्विंग करेंगे तो v कॉमन आया। और उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। एंगुलर एम्पलीट्यूड होता था cos इनवर्स ऑफ u² माइनस 2gl डिवाइड बाय 2gl, तो कितना एंगल रोटेट करेगा वो निकाल सकते हैं। टेंशन निकाल सकते हैं। हाइट होगा l इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। सर ये वाली हाइट कैसे निकाली? मैंने कहा ये टोटल लेंथ l है और ये वाला लेंथ आपका l cos अल्फा है, तो हाइट कितना जाएगा? l इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। सर cos अल्फा कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। दूसरा केस हमारे पास क्या था बेटा? दूसरा केस हमारे पास था कि अगर बुलेट इसको क्रॉस करके ही निकल जाए, इसके ऊपर भी सवाल था और आपके एडवांस में भी सवाल एक कराया गया था। ठीक है, तो जब ये इसको क्रॉस कर जाएगी तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? mu। मोमेंटम कंजर्व क्यों कर सकता हूं अलोंग एक्स एक्सिस? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। तो मैंने मोमेंटम इनिशियल लिखा mu और क्रॉस करने के बाद इसका हो जाएगा एक का mv1, ये mv1 और दूसरे वाले का यहां पर होगा mv2। तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो mu इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। एक बार आपके पास इसमें कोई ना कोई वेलोसिटी आपको दी गई होगी, अगर आप नोट्स खोलेंगे तो या तो ये दी गई होगी या तो ये दी गई होगी। तो अगर ये दे दी गई है तो आप ये निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, ये गिवन है, 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 तो ये निकाल लेंगे हम लोग। तो जैसे ही आपको इस पेंडुलम की वेलोसिटी पता लग गई कि ये कितनी वेलोसिटी से हमारे पास जा रहा है, तो कितना एंगल रोटेट हुआ निकाल सकता हूं। एंगुलर एम्पलीट्यूड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, cos इनवर्स ऑफ इसका v2 का स्क्वायर माइनस 2gl हमारे पास डिवाइड बाय 2gl। कितना हाइट हमारे पास सर राइज करेगा? h इज इक्वल टू l इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो अभी मैं यहीं तक रुकता हूं। ठीक है, इसको मैं अब सेकंड पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। अगला पार्ट आता है बेटा हमारे पास कोलिशंस का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी कोई दो बॉडी अगर आपस में टकराती हैं तो फिर क्या क्या इक्वेशंस हम लोगों को बनानी चाहिए,
किस प्रकार की बॉडीज होती हैं, क्या इक्वेशंस रहेंगी, एनर्जीज के बारे में हमारे पास क्या रहेगा। तो जब भी हम लोगों ने कोलिजन के बारे में बात किया तो हम लोगों ने दो बॉडीज के बारे में बात की। मैंने कहा था ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग बात कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जैसे आप अपने डेस्क के ऊपर पेन फाइटिंग का गेम खेलते हैं, वैसी ही हमारे पास कहानी है। वर्टिकल प्लेन की भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर दो बॉडीज हैं, जिसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, ये u2 से जा रहा है, ये u1 से जा रहा है, तो कब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं वो डिसाइड होता है हमारे पास इंपैक्ट फैक्टर से। तो अगर आपने एक की वेलोसिटी से दूसरे की वेलोसिटी पर अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द इंपैक्ट फैक्टर बी। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कि हमारे पास कोलिजन होगा या नहीं। तो P इंपैक्ट फैक्टर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ वेलोसिटी। सर लाइन ऑफ वेलोसिटी क्या? ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दीज आर कॉल्ड द लाइन ऑफ वेलोसिटीज। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट फैक्टर। अगर ये इंपैक्ट फैक्टर, ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियस r1 प्लस r2 से बड़ा है तो कोलिजन होएगा ही नहीं, और अगर लेस देन r1 एंड r2 है, कुछ बच्चों को मैंने बताया था इक्वल टू r1 एंड r2 पर भी ये ग्रेस करेंगे, बस टच करके निकल जाएंगे, तब भी हम लोग कोलिजन नहीं मानेंगे। कोलिजन कब होगा बेटा? जब हमारे पास P की वैल्यू, इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू R1 और R2 से हमारे पास कम होती है। तो अब हमारे पास दो केसेस थे कि अगर P की वैल्यू 0 है, दैट मींस हमारे पास बिल्कुल ही एक बॉडी ऐसे आ रही है और एक बॉडी ऐसे आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। मतलब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही लाइन पर होती है, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। और अगर P की वैल्यू लेस देन R1 और R2 है लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है, तब इसको हम कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन। दोनों ही हमारे सिलेबस में है। तो अब कोलिजन होता था तो मैंने आपको कहा था कि कभी भी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो एक दूसरे पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएंगी, है ना। हम लोग फिजिकल कोलिजन की बात कर रहे हैं तो जब भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स आते ही मोमेंटम चेंज होगा। अब कई बच्चों को ये चीज रिकॉल करनी है, मैंने आपको कई बार बताई थी कि सबसे पहले मैंने टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करा कि भाई अगर मान लीजिए एक बॉडी इधर आ रही है, एक बॉडी इधर आ रही है, तो ये वाली इसकी वेलोसिटी थी, हाँ सर u2 थी, ये वाली इसकी वेलोसिटी थी u1 थी। जब भी ये टकराएंगे तो एक कॉमन एक पॉइंट होगा हमारे पास, ये जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास हुआ कि इधर सर हमारे पास इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। मैंने कहा हाँ, तो यहीं पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इसका है, एक नॉर्मल रिएक्शन इसका है, एक्शन रिएक्शन हमारे पास। तो क्या इस पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ इस पार्टिकल की बात करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कभी भी फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज होना लाजमी है। क्या सर इसका मोमेंटम चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम चेंज होगा ही होगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ी चालाकी से बात करें, अगर मैं इन दोनों को ही एज अ सिस्टम ले लूं, इन दोनों को ही अगर मैं एज अ सिस्टम ले लूं, तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है? नहीं, क्योंकि एक प्लस एन लोगे तो दूसरा माइनस एन है, एक्शन रिएक्शन सिस्टम के अंदर हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे। तब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड होना चाहिए। अब बात आती है मोमेंटम कंजर्व किस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं। तो मैंने कहा जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेज लगते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट। यही जो लाइन है, इसी पर फोर्स लगा, इसी पर इसका मोमेंटम चेंज होगा, इसी पर इसका मोमेंटम चेंज होगा, इसी लाइन पर। तो वेलोसिटी को अगर आप रिजॉल्व कर ले, यू कॉस बीटा, यू साइन बीटा, यू कॉस अल्फा, यू साइन अल्फा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इस डायरेक्शन में तो फोर्स ही नहीं लगा। तो ये हमेशा आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब बात है तो सर ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहे? यस, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। सर क्या ये कांस्टेंट रहेगा? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फोर्स लग रहा है तो इस वाली वेलोसिटी को चेंज करेगा। सर क्या ये कांस्टेंट रहेगा? मैंने कहा नहीं, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो ये वाली वेलोसिटी को चेंज करेगा। अब बात आई तो सर क्या हम सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट लगा सकते हैं? परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट लगा सकते हैं? मैंने कहा नहीं। अगर मैं इन दोनों का एज अ सिस्टम ले लूं तो अलोंग, मेरे वर्ड को सुनना, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम चेंज होगा अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, लेकिन पूरे सिस्टम का हमारे पास कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी बात करी थी। फिर मैंने बताया था कि तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं, एक इलास्टिक मटेरियल होते हैं, एक इन इलास्टिक मटेरियल होते हैं और परफेक्टली इन इलास्टिक मटेरियल होते हैं। कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं होती। रिजिड बॉडी कहने का मतलब कि आप चाहे कितना भी फोर्स लगा लें, कभी भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उसके दो पार्टिकल्स के बीच का चेंज जो सेपरेशन है वो कभी चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्टली रिजिड बॉडी।
एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स हैव सम डिफॉर्मेशन, जब भी आप उस पर फोर्स लगाएंगे, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, बस यही का अंतर रहता है। तो अब बात आई कि सर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडीज है क्या। इलास्टिक वर्ड से आपको समझ आएगा, जैसे आप अपने रबर बैंड को समझते हैं वैसी चीजों को समझिएगा। ऐसी बॉडी जैसे मान लीजिए ये थी, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो डिफॉर्मेशन तो होगा, इसकी शेप चेंज होगी, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जैसे स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। आप जो भी वर्क करेंगे वो सारा का सारा उसके अंदर हमारे पास स्टोर हो जाएगा। देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, ऑल एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगा तो ये अंदर वाली एनर्जी को यूज करके वापस एग्जैक्टली उसी शेप को अटेन कर लेगा, जैसे स्पॉन्ज आपके लिए होता है, वो येलो कलर की स्माइली बॉल आपके पास होती है। तो जब आप डिफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे आप फोर्स हटाते हैं तो वो वापस बैक टू नॉर्मल शेप हो जाती है। These are called perfectly elastic bodies where there is no loss of energy and energy while deformation is stored inside the body. Perfectly inelastic body क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बॉडी है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद डिफॉर्मेशन तो इसमें भी होगा, लेकिन मटेरियल के अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, ऑल एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, ये सारा का सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे तो ये ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी। इसी प्रकार से हमारे कोलिशंस भी बनेंगे। अब इन इलास्टिक बॉडी क्या है, जो इन दोनों का बीच में है, थोड़ा सा एनर्जी स्टोर करता है, थोड़ा सा लॉस करता है, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो 100% रिगेन नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक बॉडी। फिर मैंने कहा था कि कभी भी कोई कोलिजन होगा तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक को ध्यान से समझिए, उसके बीच के केसेस के इक्वेशन को समझिए, आपकी सारी चीजें समाधान हो जाएगा। तो मैंने कहा था जस्ट बिफोर कोलिजन अगर दो पार्टिकल है m1 और m2, u1 और u2 से आ रहे हैं, तो इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा हमारे पास। इससे पहले आई थिंक हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात यहां पर कर लेनी चाहिए, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। तो मोमेंटम ऑफ ईच बॉडी चेंजेस अलोंग एलओआई, ट्रू। ठीक है, टोटल मोमेंटम अलोंग एलओआई इज कंजर्व्ड, ट्रू, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं होता है। मोमेंटम परपेंडिकुलर टू एलओआई रिमेन्स कांस्टेंट फॉर इंडिविजुअल बॉडीज, इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम आप कह सकते हैं जो पहले था वो बाद में भी रहेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं होता है। अब बात आती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोई भी कोलिजन होता है तो किस प्रकार से होता है, क्या बॉडी चिपक गई, क्या बॉडी हमारे पास सेपरेट आउट हो गई, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक पैरामीटर से डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे समझना कि दो बॉडीज हमारे पास ऐसे आ रही हैं, तो आपको भी पता है यार ये 4 से चल रही है, ये 1 से चल रही है, तो पास आएंगी, तो अप्रोच करेंगी कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो वही हमारे पास आ जाएगा। अगर ये 4 से आ रही है, ये 1 से आ रही है, तो दोनों पास आएंगी, यस, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया। और कितने से आएंगी, 5 से हमारे पास आ रही होंगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब बॉडीज दूर हो रही है, तो अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए ये दो कोलिजन होने के बाद की कहानी की बात करूं, ये 10 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, तो दोनों दूर होंगी, कितनी इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड में, ध्यान समझना, 10 मीटर चलेगा, ये हर एक सेकंड में 4 चलेगा, तो बेसिकली 6 मीटर का हर सेकंड में गैप बढ़ता चला जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड। अगर ये इधर 4 से जा रहा है, ये इधर से 10 से जा रहा है, तो दोनों दूर होंगे, यस, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी 14 मीटर पर सेकंड। आप रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आपने पढ़ा भी होगा v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। मैं यहां पे ये फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यही हमारे पास फॉर्मूला भी रहता है। अगर इसको ई की वैल्यू अगर 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, जितनी तेजी से ये पास में आएंगे उतनी ही तेजी से दूर में चले गए, तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और ई की वैल्यू अगर 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जब बॉडी पास में आई लेकिन चिपक गई हमारे पास, अगर मैं 1D कोलिजन की बात कर रहा हूं, चिपक गई, सेपरेट आउट नहीं हो पाई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एडवांस का सवाल भी मैंने आपको कराया था कि जो ये आप परफेक्टली ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल रहे हैं, ये हमेशा किसके डायरेक्शन में निकालते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलाउंग। ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये कौन सी है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग 1D कोलिजन को पढ़ते पढ़ते 2D में जाते हैं, तो बच्चा भूल जाता है कि यार यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखनी किसकी है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट यही होगा, तो यही वाली वेलोसिटीज ले रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास, आगे चल के मैं आपको क्वेश्चन में भी दिखा दूंगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन कोलिजन होगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालेंगे। ठीक है, अब बात आती है
जस्ट बिफोर कोलिजन की हमारे पास कोई भी कोलिजन होगा, दो ये वाली स्पीड ज्यादा होनी चाहिए इससे, तभी तो कोलिजन होगा। तो u1 इज ग्रेटर देन u2 मैंने लिखा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, u1 माइनस u2 हमारे पास होगा। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 वेक्टर m2 u2 वेक्टर, और इनिशियल एनर्जी हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये आया। अब जब कोलिजन हमारे पास होता है तो ये कोलिजन होने में थोड़ा सा समय लगता है ऑब्वियसली। अगर आप इसको स्लो मोशन में, मैंने आपको एक गोल्फ बॉल का एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि बॉडी जाती है, गोल्फ की बॉल जाके दीवार से टकराती है, बिल्कुल प्लेट के जैसे बन जाती है और फिर वापस रिगेन करके आ जाती है। यस, तो मैंने क्या कहा था कि कोलिजन होने में तो एक्चुअली में समय लगता है, लेकिन हमारे लिए ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि ये बॉडी जा रही है, कोलाइड करेंगी, तो ये डिफॉर्म करते हुए मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे आई, तब हम कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हमारे पास है। तब ये दोनों साथ चल रहे होंगे, तो मोमेंटम होगा m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ दोनों m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन का स्क्वायर होगा। अब बात आती है कि यहां के बाद की कहानी हमारी कैसी है। अगर ये बॉडीज परफेक्टली इलास्टिक हुए, ई की वैल्यू 1 हुई, तो जब डिफॉर्मेशन हुआ होगा तो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करी होगी। अब बॉडी जब रिगेन करना स्टार्ट करती है तो अंदर वाली एनर्जी को यूटिलाइज करती है, ठीक है, और फिर बैक ऑन ट्रैक आती है। तो ई की वैल्यू 1 होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, कोलिजन के बाद इसकी v1 होगी, इसकी v2 हो गई। v2 शुड बी ग्रेटर देन v1, तभी ये दोनों सेपरेट आउट होंगे, है ना। तो v2 माइनस v1 ये हो गया, तो ई की इक्वेशन आई, और मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। तो याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हैं। क्यों सर, फोर्स तो आया है, लेकिन अगर मैं इनको एज अ सिस्टम ले लूं तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं, तो मोमेंटम आपका यहां पर कंजर्व हो जाएगा। और जब यहां की बात करेंगे तो क्या इन दोनों को कंजर्व कर सकता हूं, यस सर, एक्सटर्नल फोर्स आया है, पूरे सिस्टम पर नहीं आया है। तो अगर आप देखें तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू एट द टाइम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, आप किसी भी समय पर इक्वेट कर सकते हैं। एचसीवी का एक सवाल हम लोगों ने करा था जिसमें वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक गंदी सी दे रखी थी। मैंने कहा था यार देखने में तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन उन्होंने बोला कि भाई दूसरे की वेलोसिटी बताओ, तो मैंने कहा मोमेंटम कंजर्व कर लो। मोमेंटम आप किसी भी कोलिजन में, कॉपी में लिख लीजिएगा कहीं अगर आपने नहीं लिखा है, कोई भी कोलिजन हो, किसी भी प्रकार का कोलिजन हो, आप मोमेंटम हमेशा कंजर्व कर सकते हैं पूरे सिस्टम का अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। तो अब एनर्जी की बात करते हैं। क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये सेम होगी? बच्चे कहेंगे सर परफेक्टली इलास्टिक है, इसमें तो लॉस होता ही नहीं है, तो सेम होगी। अरे पागल, 100 जूल्स काइनेटिक थी, जब ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ तो कुछ अंदर स्टोर हो जाएगा, हाँ, तो ये 100 जूल एनर्जी कुछ काइनेटिक में जाएगी, कुछ काइनेटिक में जाएगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। तो क्या ये दोनों बराबर हुए? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एंड फिर ये अंदर वाली एनर्जी को यूटिलाइज करके वापस ये काइनेटिक में जाता है, तो ये फाइनल के बराबर भी नहीं है। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी एनर्जी इनिशियल थी फाइनली भी उतनी होगी, क्योंकि इस बीच के प्रोसेस में कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुई। ये आई हमारे पास, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यहां पर टोटल 100 थी, यहां पर 20 प्लस 80 100 हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस नहीं हुआ, अभी भी 100 है, बाद में भी 100 रहेगी। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब ई की वैल्यू 0 की बात करेंगे, जहां पर बॉडी सेपरेट आउट नहीं हो रही। ई की वैल्यू 0 मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 0, दोनों बॉडी सेपरेट आउट नहीं हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड ई की वैल्यू 0। तो मैंने कहा तो बेसिकली इसके बाद सेपरेशन ही नहीं हो रहा, तो यही चीज हमारे पास आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम एट द टाइम और फाइनल आप सभी को इक्वेट कर सकते हैं। यस, कॉमन वेलोसिटी निकालनी होती है, तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू vc, तो कॉमन वेलोसिटी आप यहां पर निकाल सकते हैं। और क्या यहां पर एनर्जी का लॉस होगा? यस, डेफिनेटली एनर्जी का यहां पर लॉस होगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल्स में कोई भी बॉन्ड अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, सारा का सारा लॉस होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालनी? इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस कर दोगे, वही हमारे पास लॉस होगा, ठीक है। तो जनरल केस में हम लोगों ने दो तरीके से बहुत सारे सवाल करे थे बेटा, अब ये आपको रिवाइज करना है। हम लोगों ने क्लास में जो मेहनत करी है उससे आपका कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप उसको रिकॉल कर पाए, है ना। तो मैंने कहा था कि भाई देखो, मोमेंटम के लिए हमारे पास जब भी कोई भी कोलिजन, जरूरी नहीं है कि ई की वैल्यू 1 का हो, जरूरी नहीं है कि ई की वैल्यू हाफ का हो, जरूरी नहीं है कि ई की वैल्यू 0 का हो, है ना। कोई भी कोलिजन हो सकता है, सवाल में तो कोई भी दिया जा सकता है।
आपको सॉल्व कैसे करना है। तो देयर वर टू मेथड्स, एक था मैंने कहा था कि एक फॉर्मूला मेथड है। अगर आप इसमें वेलोसिटीज को आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन के साथ लेके चले गए अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये वाली वेलोसिटी कौन सी थी, अलोंग LOI, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग की अगर आपको वेलोसिटीज पता है विद साइन अगर आप रखोगे तो V1 का फॉर्मूला था m1 माइनस ई m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैंने कहा था एक दो बार जपोगे याद हो जाएगा। और V2 कैसे निकालेंगे, 1 और 2 को एक्सचेंज कर दीजिए आ जाएगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। सर इतना बड़ा गंदा सा फॉर्मूला याद कर ले भाई, कभी कभार समय बचता है। मेथड 2 क्या था, मैंने कहा था एक तो मोमेंटम की इक्वेशन लिखो विद साइन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और एक ई की इक्वेशन लिखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे मोमेंटम के क्वेश्चंस थे, सारे कोलिजन्स के। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ ई गिवन इन द क्वेश्चन एंड वेलोसिटीज विद साइन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको मिस करते हैं। एनर्जी लॉस हम लोगों ने ये भी निकाला था कि भाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो मैंने कहा था जितनी एनर्जी लॉस होती है ई की वैल्यू 0 में उतनी ही स्टोर हो जाती है ई की वैल्यू 1 में। मैंने इक्वेशन भी दिखाया था, आई थिंक 3 जूल्स का आया था कि 3 जूल्स की एनर्जी अगर ई की वैल्यू 0 है तो 3 जूल्स की लॉस हो रही है। उसी सवाल में अगर ई की वैल्यू 1 होती तो यही 3 जूल्स क्या होता, मटेरियल के अंदर स्टोर हो गया होता। ठीक है, तो वही हम लोगों ने बात करी है। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी थी। कई बच्चे कहते थे थ्योरी में सर मजा नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैंने कहा था कि अगर किसी हैवी बॉडी के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, ई की वैल्यू हमारे लिए 1 है, तो V1 और V2 की वैल्यू हम लोगों ने लिखी है। स्कूल में ये चीज पूछी भी जाती है और इवन मैंने आपको बताया था एडवांस में भी इसके ऊपर सवाल है। अगर एक M1 की बॉडी एक हैवी बॉडी से आप ट्रेन के साथ साइकिल से चल रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप साइकिल से चल रहे हो जाके आप ट्रेन के साथ टकराने की कोशिश करते हो तो आपको लगेगा अभी रुको हम ठेल देंगे ट्रेन को, तो M2 का मास बहुत ज्यादा बड़ा है, तो पूरे फॉर्मूले में जहां पर भी M1 है उसको हटा दो, तो V1 आपकी फाइनल वेलोसिटी आती है 2u2 माइनस u1। सर मजा नहीं आया, तो मैंने कहा ट्रेन को रोक दो, जैसे आप u2 की वैल्यू 0 डालोगे आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी माइनस u1। देखो आफ्टर अगर ई की वैल्यू 1 है, हैवी बॉडी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप U2 की वैल्यू अगर आप 0 डाल दें, मतलब ट्रेन रुकी हुई है आप साइकिल से जाके हिट करते हैं, तो V1 की वैल्यू माइनस U1 आ रही है। मतलब अगर आप 20 मीटर पर सेकंड से जाके ट्रेन को जाएंगे टकराने के लिए तो 20 मीटर पर सेकंड से ही वापस आ जाएंगे। अब बच्चों को फील आ गया था। और V2 की वैल्यू जैसे आप M1 को निगलेक्ट करेंगे ये U2 की वैल्यू के बराबर है। मतलब अगर ट्रेन पहले रुकी हुई थी तो ट्रेन रुकी रहेगी, ट्रेन चल रही थी तो चलती रहेगी, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला। फिर मैंने कहा कि मान लीजिए ट्रेन हमारे पास हैवी है और आप सेकंड पार्टिकल हो। अब आप U2 से जा रहे हो, ट्रेन इधर U1 से आ रही है, मतलब आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से ट्रेन टक्कर मारने वाली है। ठीक है, तो अब इस बार M1 का मास बहुत ज्यादा है, तो अब आपको देखेंगे कि आपकी वेलोसिटी क्या बनती है। तो जब M1 का मास बहुत ज्यादा होगा तो M2 को इस पूरे फॉर्मूले में आप निगलेक्ट कर दीजिएगा, तो V1 की वैल्यू U1 ही आएगी। मतलब ट्रेन अगर आपको पीछे से टक्कर मारेगी तो ट्रेन की वेलोसिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, वो वैसी ही चलती रहेगी। वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही थी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ही चलेगी। और आपका क्या हाल होने वाला है, V2 इज माइनस U2 प्लस 2U1। सर फील नहीं आई, मैंने कहा तुम अपने आप को एक बार रोक लो, तुम्हारी वेलोसिटी कुछ नहीं है, बस ट्रेन आके तुम्हें हिट करती है। तो जैसे तुम U2 की वैल्यू 0 डालोगे 2U1, अगर ट्रेन 100 से आई तो तुम 200 की स्पीड से आगे भागने वाले थे, या आया, ट्रेन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। और अगर M1 और M2 बराबर है, E की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया था कि अगर एक बहुत हैवी बॉडी है वो कभी भी एक बॉडी के साथ टकराती है, M1 मास U1, ये जनरलाइज हम लोगों ने बात करा था। वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ ई की कोई भी वैल्यू हो, ध्यान से सुनिएगा, ई की कोई भी वैल्यू 0 हो, 1 हो, हमारे पास हाफ हो, कुछ भी अगर हमारे पास वैल्यू है, इंपैक्ट ऑन हैवी बॉडी, नो इंपैक्ट ऑन हैवी बॉडी, हैवी बॉडी पर कोई इंपैक्ट नहीं। अगर वो रुका हुआ था तो रुका रहेगा, चल रहा था तो चलता रहेगा अपनी स्पीड से। तो अगर ये एक M1 है, U1 है, एक M2 ये बहुत हैवी है और ये U2 है, इनके बीच का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो कोलिजन होने के बाद V1 की वैल्यू उसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में जनरलाइज, ये तो ई की वैल्यू 1 रख दी है, इस वाले फॉर्मूले में जरा आप क्या करिए, M2 की वैल्यू बहुत ज्यादा करके, मतलब M1 को निगलेक्ट कर दीजिए, M1 यहां से उड़ा दीजिए, यहां से हमारे पास M1 उड़ा दीजिए, और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे और तो ये आएगा 1 प्लस ई इंटू U2, 1 प्लस ई इंटू U2, और यहां पर आपका आएगा माइनस ई U1।
यही आया -EU1। तो वही चीज आपको करनी है, बस जो हैवी है उसके दूसरे वाले पार्टिकल को निग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आया। तो सर ये तो मजेदार नहीं है। मैंने कहा कि भाई देख, पहली बात, जब तू इसी में V2 निकालता है, V2 की वैल्यू U2 ही आती है, V2 की वैल्यू U2 ही आएगी। मतलब जितने से चल रहा था उतने से दीवार चलती रहेगी, हैवी बॉडी चलती रहेगी, उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सर E की वैल्यू 1 के लिए था ना, ये किसी के लिए भी अगर आप देखें तो मैं E के लिए ही, जनरल E की बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास हमेशा वैसी चलेगी। है लाइट बॉडी पर जरा देखना, तो वॉल और रेस्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड जिससे पार्टिकल जाता है दैट इज -EU1 1 + EU2। अगर मान लो ये बॉडी रेस्ट पर थी तो U2 की वैल्यू 0 डालोगे तो -EU1 आएगा। यहां से जेईई एडवांस के सवाल बनने स्टार्ट होते हैं। जब आप एक बॉल जमीन पर जाके टकराती है, जितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, ये माइनस क्या बता रहा है, रिबाउंड करेगी, वापस आएगी, E टाइम्स होकर आएगी। तो नॉर्मल के अलोंग जितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, E टाइम्स होके वापस हमारे पास बॉल आती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये सवाल भी देखे थे कि अगर आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है तो ये ऊपर जाके नीचे गिरेगा U से, नॉर्मल यही है ना। तो जितने से हिट करता है E टाइम्स होके वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे हिट करेगा, फिर E टाइम्स इसका E टाइम्स और होगा E², ये E² आएगा बेटा, E²U हमारे पास आएगा, फिर ये E² से हिट करेगा, ठीक है। फिर जैसे एक और कोलिजन होगा तो यहां पर इसका भी E टाइम्स हो जाएगा, तो ये E³ हो जाएगा, फिर ऊपर जाके नीचे गिरेगा, एंड सो ऑन, ऐसी ही कोलिजन चलेगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2U/g, है ना। वेलोसिटी तो E टाइम्स हो गई, तो इसका टाइम पीरियड E टाइम्स ऑफ T0। इसका टाइम वेलोसिटी तो E² हो गई, तो टाइम पीरियड अगर आप निकालोगे तो क्या कहोगे, ट्वाइस E²U/g। तो E² को बाहर निकाल लो तो ये T0 ही तो हो गया। तो जरा ध्यान समझना, ठीक है, जरा ध्यान समझना। इसका टाइम पीरियड अगर T0 है तो इसका टाइम पीरियड E टाइम्स T0, फिर E² T0, E³ T0, और मैंने कहा था अगर जनरल निकालोगे, जनरल nth कोलिजन के बाद टाइम पीरियड आएगा E⁻n T0। अगर मैं हाइट की बात करूं यहां पर, तो हाइट U²/2g होती है, तो U²/2g, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो E⁻2H0, इसका स्क्वायर करोगे E⁻4H0, एंड सो ऑन E⁻2nH0। हम लोगों ने टोटल टाइम निकाला था, मैंने कहा था एक जनरल कोलिजन मान लो, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में E की वैल्यू हाफ दे दें, 1/3 दे दें, 1/4 दे दें, जो भी दे दें। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इन सभी टाइम्स को जब जोड़ते थे तो जीपी बनती थी, तो 2U/g × 1 - E। क्वेश्चन में E की वैल्यू दी जाएगी, आप सीधे रख देंगे। टोटल डिस्टेंस, तो एक बार ये वाला हाइट चलेगा, एक बार ये वाला हाइट चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस में 2H0, फिर 2H1 + 2H2 + 2H3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक आप करेंगे। फिर से जीपी बनती थी, तो ये आता है U²/g / 1 - E का स्क्वायर। फिर एक टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाला था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल चेंज इन मोमेंटम कैसे आया था बेटा, P फाइनल - P इनिशियल MEU -MU, ये आया था। फिर सेकंड का चेंज इन मोमेंटम जब आपने निकाला तो P फाइनल - P इनिशियल, हाँ सर, तो यहां पे ME² -MEU। जब हम लोगों ने इसको ओपन करा था, MU बच गया था, 2MEU 2ME²U 2ME³U, ऐसे करके जब हम लोगों ने जोड़ा था तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आया था MU × 1 + E / 1 - E, ठीक है। फिर दीवार के साथ का हमारा कोलिजन था, मैंने कहा था कि भाई देखो दीवार हैवी है दीवार हमारे पास हैवी है, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो बॉडी जितनी वेलोसिटी से हिट करती है अलोंग नॉर्मल, तो जैसे ये इसको हिट करेगी तो नॉर्मल आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, तो अलोंग नॉर्मल, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट इसकी वेलोसिटी E टाइम्स हो जाएगी। तो ये U sin थीटा तो कभी चेंज नहीं करेगा, हाँ। ये U cos थीटा से हिट कर रहा है तो ये E टाइम्स U cos थीटा होगा, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी आएगी ये V नेट, इनके पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने निकाला, ये आएगा। और ये कितने एंगल पर हमारे पास जाएगा, tan अल्फा निकालोगे tan θ/E आएगा। सेम लॉजिक इन प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने करा था। आई थिंक मैंने एक स्लाइड रखी भी हुई है, आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन, बच्चे बहुत ज्यादा घबराते थे, मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको याद हो, ऑब्लिक कोलिजन में 2 प्रकार के सवाल मैंने आपको बताए। एक सवाल कुछ ऐसा था, मैं सवाल के साथ ही बताता हूं फिर इस पर आता हूं यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अगर मान लो एक बॉडी हमारे पास 3 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक का 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, और इंपैक्ट फैक्टर इसका 4 था, तो E की वैल्यू 1 के लिए, E की वैल्यू 0 के लिए, E की वैल्यू हाफ के लिए हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे, अलग अलग E की वैल्यू के लिए। तो मैंने कहा कि यार अगर ये ऐसे हमारे पास कोलाइड कर रहा है तो आप क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 10 cos थीटा 10 sin थीटा,
इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। सर साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकाला था? ये 4 है, ये 5 है, ये 3 होगा, तो हमारे पास आसानी से स्टैंडर्ड ट्राइंगल से आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल पाएंगे। तो ये वाली वेलोसिटी और ये हमारे पास जा रही है 15 मीटर पर सेकंड, 15 कॉस थीटा 15 साइन थीटा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा। सर चेंज कौन सी होंगी? इंडिविजुअल बॉडीज की। ये 10 कॉस थीटा ये वाली वेलोसिटी और 15 कॉस थीटा ये वाली वेलोसिटी, ये दोनों की वेलोसिटीज चेंज होने वाली। तो अब कैसे निकालेंगे सर? तो फाइनल ये वाली और ये वाली तो रहेंगी ही रहेंगी। हाँ सर, अगर देखा जाए सिर्फ इसकी बात चेंज होनी तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो दो, अब फॉर्मूले से जाना चाहो फॉर्मूले से जाओ, मेथड 2 लिखा हुआ है और मेथड 1 मैं एक बार यहां समझा देता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन क्या होगा? मान लो कोलिजन होने के बाद मैंने कहा था अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये 6 और 9 से आ रहे, 6 और 9 से आ रहे, ये v1 मान लिया, ये v2 मान लिया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा 15, एक इक्वेशन ये आ गई। मोमेंटम की इक्वेशन क्या लिखते हैं? 1 इंटू प्लस 6 2 इंटू माइनस 9 इक्वल टू 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर। इसमें भी आपको विद साइन अगर आप रखोगे तो मेथड 2 का भी आंसर आ गया। तो ऑब्लिक कोलिजन का अगर आप याद करें तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्लिक कोलिजन के सवालों में दो प्रकार के सवाल होंगे, ठीक है। एक साइज गिवन, जब आपके रेडियस गिवन होंगे तो ड्रॉ लाइन ऑफ इंपैक्ट, कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। यूज ई की वैल्यू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, मोमेंटम की इक्वेशन, और ये क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। नो चेंज इन मोमेंटम अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अपनी कॉपी खोल के देखिए, एक बार रिवाइज करिए। फिर मैंने कहा था अगर मान लीजिए छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज नॉट गिवन है, तो अब हम लोग लाइन ऑफ इंपैक्ट तो बना ही नहीं सकते हैं। आप सीधे अलोंग एक्स की बात करेंगे, सीधे अलोंग वाई की बात करेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स, इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई। मोमेंटम आप हमेशा कंजर्व कर सकते हैं। अगर सवाल में ई की वैल्यू 1 होगी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को भी आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पूरी थ्योरी। और हाँ, अब जो सवाल मैं यहां पर नहीं डिस्कस कर पाया, अब उनको एक बार देख लेते हैं। अपनी कॉपी में मार्क करिएगा। जेईई मेंस का सवाल था कि हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड निकालनी है। अब रॉड का लैम्डा अलग है, ठीक है। इसके ऊपर आई थिंक 2 सवाल थे हमारे पास। मैंने कहा फंक्शन तो वो कुछ भी दे सकते हैं, तो जब रॉड की बात आएगी तो सर वो तो सेंटर ऑफ मास L/2 होता है। नहीं बेटा, L/2 की आप बात नहीं करेंगे, वो यूनिफॉर्म रॉड के लिए होता है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस बॉडी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम याद करें। यहां पर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम था। मैंने कहा था कि पहली बात तो डीएम निकालना है, तो लीनियर रॉड के लिए डीएम क्या होता है? लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा सवाल में दिया है, वही मैं यहां पे रखूंगा, लैम्डा इंटू डीएक्स। हमारे पास देखो लैम्डा इंटू डीएक्स डीएम आ गया। अब एक्स क्या होता था? ये एलिमेंट x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। तो जो भी आपने एलिमेंट लिया है इसका खुद का सेंटर ऑफ मास होगा। हाँ, क्या कोऑर्डिनेट होगा? x, 0। तो इसका यही x आपको यहां रख के इंटीग्रेट करना था, 0 से लेके l तक रॉड बन जाती। फिर हम लोगों ने ये स्कूल में आपकी डेरिवेशन आ सकती है, सेमी सर्कुलर रिंग की मोमेंट, वो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला था। मैंने कहा था एंगुलर इंटीग्रेशन करना है। याद करेंगे इस एंगुलर इंटीग्रेशन को, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ही बता दूंगा। एक्चुअली में जब भी आप सर्कल बनाने की बात करते हैं तो आप कंपास को यूज करते हैं। अगर आपने याद होगा तो सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने क्या करते थे? ऐसे आर्क काटते थे, फिर ऐसे आर्क काटते थे, ऐसे ऐसे। कंपास है नहीं, पहले से मैं मार्क कर लिया और हाथों से ये कट मार मार के आपने अपने आंसर निकाले, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो आप क्या करते हैं, जब भी आप सर्कल बनाते हैं तो छोटे छोटे आर्क्स को जोड़ करके आप अपने सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी चीज के लिए कभी भी अगर आपका एंगुलर रिंग का इंटीग्रेशन होगा तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक आर्क्स एज एन एलिमेंट। अगर आप आर्क को एज ए एलिमेंट ले रहे हो तो उसको रिपीट कर करके हम लोग रिंग बना सकते हैं। तो मैंने किसी एंगल थीटा पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये डी थीटा का, ठीक है। अब बात आई इसका मास कितना होगा, तो वो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा, देखो इसमें लैम्डा कहीं वेरिएबल नहीं है, तो लैम्डा मास अपॉन लेंथ, तो लेंथ कितना होगा? पाई आर, तो ये आ गया लैम्डा। अब बात आई इसका डीएम कैसे लिखेंगे? डीएम इज लैम्डा इंटू डीएक्स, तो लैम्डा है एम अपॉन पाई आर। सर डीएक्स कितना होगा? भाई छोटा सा हमारे पास आर्क है, ये डी थीटा एंगल है, तो आर डी थीटा लेंथ हुआ, तो आर डी थीटा से हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लाई कर, तो डीएम आ गया। हाँ सर, तो एक्स वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम करना है। इवन आप एक्स के लिए भी आप सेम चीज कर सकते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान सुनना, सर इसमें y की वैल्यू क्या है? देखो लिखा हुआ है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। जो आप एलिमेंट ले रहे हो उसका पहले कोऑर्डिनेट निकालो, तो ये r रेडियस, थीटा एंगल, r cos थीटा, r sin थीटा।
तो कोऑर्डिनेट क्या आया, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, यही मेरे को जो यहां पर हमारे पास y कोऑर्डिनेट आएगा इसको उठा करके ही आर साइन थीटा को उठा करके हमें यहां पर रखना है और इंटीग्रेट कर देना है 0 से पाई। सर हमें 0 से पाई कैसे पता लगा, अरे भाई थीटा तुम्हारा वेरिएबल है, जब तुम थीटा को यहां 0 रखोगे तो ये आएगा, फिर इंटीग्रेट करते 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 यहां तक घुमाओगे, एंगल 0 से पाई चेंज हो जाएगा, आपका सिस्टम बन गया और हो गया। तो वही चीज हम लोगों ने यहां सॉल्व कर रखी थी। ठीक है, डिस्क के लिए मैंने आपको बताया था रिंग एज एन एलिमेंट लेना, मेरे को अगर सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैंने कहा यार सबसे पहले तो एक रिंग ले लेंगे। ठीक है, आर रेडियस पर डी आर थिकनेस की ये रिंग ले लेंगे, इसका हमें सेंटर ऑफ मास तो y में ही मिलेगा। हाँ, तो इंटीग्रेशन में y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm है, तो y क्या होता था, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। इसका एलिमेंट रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 2r/पाई आप लेते हैं ना, तो r की जगह पर y रख देंगे, तो यहां पर आएगा आपका, अगर हाँ 2r ही रेडियस ले रखा है, ठीक है, तो 2r/पाई ये रखा है। सर dm कैसे निकालेंगे, dm विल बी लैम्डा इनटू हमारे पास, क्योंकि एरिया है तो सिग्मा इनटू डी ए। ठीक है, तो इसको अगर आप काट करके सीधा करेंगे तो पाई आर लेंथ होगा, डी आर ये होगा, तो एरिया आएगा पाई आर डी आर, और सिग्मा कैसे निकाला, मास अपॉन एरिया से, तो मास m है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2 है, रखा, इंटीग्रेट करा, यू विल गेट योर आंसर। तो ये वाले सवाल हम लोगों ने बात करी ही ली है, हमारे लिए ये वाले सवालों की बात हम लोगों ने करी ही ली है। ठीक है, एरिया की बात हम लोगों ने करी ही ली है। ठीक है, हाँ बस एक दो चीजें, हाँ और यहां से आई थिंक क्वेश्चंस का और इंक्लूड हमें करना है। जंपिंग ऑफ द कार्ट वाले सवाल में मैंने आपको कहा था कि भाई अब आप ना उसको कॉपी से जरूर रिवाइज करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल कराए थे, और अगर हो पाए समय बचे तो आप एक बार दोबारा से उन सवालों को खुद से लगा लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बैक आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पहले से ही कार्ट हमारे पास चल रही है और ये बंदा कूद रहा है 6 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू कार्ट, पैरेलल कूदे या अब पहले पैरेलल कूद रहा है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, पैरेलल जंप का लिया है, कार्ट पहले से ही चल रही है, हम लोगों ने जो वो फॉर्मूला पढ़ा था रिकॉइल ऑफ द गन, मैंने कहा था रिकॉइल ऑफ द कार्ट भी सेम होता है, लेकिन उसमें कार्ट इनिशियली रेस्ट पर होनी चाहिए। अगर लेकिन कार्ट पहले से ही चल रही है, मान लो ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये बंदा कूदेगा 6 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू द कार्ट, ग्राउंड के लिए नहीं, रिलेटिव टू द कार्ट, अब पैरेलल जंप कर रहा है, तो बच्चों को डाउट आता है सर कूदने के बाद कार्ट कहां जाएगी, मैंने कहा तुम कहीं पर भी मान सकते हो, अगर ये v इधर मान रहे हो तो ये थोड़ा धीरे से कूद पाएगा, 6 माइनस वी से कूद पाएगा, अगर तुम v इधर मान रहे हो तो 6 प्लस वी से कूद पाएगा। जब आप मोमेंटम कंजर्व करके आंसर निकालते थे तो इधर भी 0 आया, इधर भी 0 आया, आपका आंसर मैच कर जाता है। जैसे मान लीजिए ये बंदा था 16 केजी का कार्ट था, 2 केजी का ये बंदा है, 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एंटी पैरेलल जंप कर रहा है, ये अभी जा इधर रहा है, इधर कूदेगा, तो सर कूदने के बाद ये किधर काट जाएगी मेरे को नहीं पता, मैंने कहा चल ठीक है, अब तू मान ले किसी डायरेक्शन में, तू या तो राइट मान सकता है या तो लेफ्ट मान सकता है, यही तो दोनों केसेस होंगे। तो अगर तू इधर मान रहा है तो ये बंदा 6 से कूद रहा है रिलेटिव टू दी काट, काट के रिलेटिव में। ठीक है, तो अगर तू इधर मान रहा है तो ये 6 माइनस वी से कूद पाएगा, सेम डायरेक्शन में मान रहा है तो 6 प्लस वी से कूद पाएगा। मोमेंटम इक्वेशन कंजर्व करोगे 2 और -2, एक की डायरेक्शन नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काट जा रही है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया है दैट मींस जो तूने ये माना है वो सही है, इसका आंसर नेगेटिव आया दैट मींस जो तूने माना है उसकी डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट है। फिर हम लोगों ने बॉम्ब का एक क्वेश्चन करा था कि अगर एक बॉम्ब हमारे पास एक्सप्लोड कर जाता है 3 पार्टिकल में तो हमें ये बताना है कि तीसरा पार्टिकल कहां जाएगा। तो यार बॉम्ब रेस्ट पर है, इनिशियल मोमेंटम 0, और जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है कोई एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं है, तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, आंसर हमारा आ गया। फिर प्रोजेक्टाइल के साथ आपके सवाल थे कि एक बॉम्ब को आपने फेंका है, प्रोजेक्टाइल के टॉप पॉइंट पर ये एक्सप्लोड कर जाता है, तो टॉप पॉइंट पर मास 4m है, ये हमारे पास टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 नहीं होती है, जैसे एक्सप्लोड करेगा 1:3 रेशियो में दे रखा था आई थिंक, m और 3m में हमारे पास टूट गया, एक पार्टिकल यहीं कूद गया मतलब गिर गया और दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आप कंजर्व कर सकते हैं, आपका यहां पर सवाल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आया था कि हाँ ये एनर्जी वाला सवाल और ये ब्लॉक वाले हमारे पास, आई थिंक ये वाला सवाल चलिए मैं बता देता हूं। ठीक है, मैंने कहा था कि जो एक्सप्लोजन में एनर्जी हमारे पास निकली थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म, वो p² म्यू था, उसके ऊपर भी मैंने कुछ अच्छे सवाल आपको कराए थे कि मान लीजिए हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला था दैट वाज p² म्यू, ये एनर्जी आपकी स्टोर्ड एनर्जी थी, है ना, जो एक्सप्लोजन में हुई थी। अब इसी प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे टू पार्टिकल सिस्टम, ये h हाइट पर से आपने एक m मास के ब्लॉक को रिलीज करा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब ये नीचे जाएगा इधर तो ये वाला इधर मूव करेगा,
ये तो एक्सप्लोजन के जैसे हो गया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में गई है। तो mgh इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू, म्यू की वैल्यू हमारे पास होगी mm डिवाइडेड बाय m प्लस m। सर हम लोगों को इसकी वेलोसिटीज निकालनी थी, तो मैंने कहा दोनों का मोमेंटम mu और mv तो सेम ही रहेगा। एक बार mu रखो आंसर निकाल लो, एक बार mv रखो आंसर निकालो। तो ये आपके अच्छे सवाल यहां पर हो गए थे। फिर कोलिजन्स की हम लोग जब बात कर रहे थे, ये बुलेट वाले प्रॉब्लम, जब ये हमारे पास जाके हिट करके अंदर स्टक कर जाता है, तो ये बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, फाइंड कॉमन वेलोसिटी। तो m इंटू 100 इज इक्वल टू 4m प्लस m, दोनों कंबाइन हो गए, इंटू v कॉमन, ये आया। फिर उसके बाद मैंने कहा था टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। कुछ बच्चे कहते हैं t इक्वल टू mg, अरे पागल, t इक्वल टू 5mg, अरे पागल, हमारे पास ये सर्कुलर आर्क में जाएगा तो t माइनस 5mg इक्वल टू 5mv स्क्वायर बाय r, v आपने निकाला था, सॉल्व करा था हम लोगों ने। फिर एंगुलर एम्पलीट्यूड हमारे पास 2gl माइनस यू स्क्वायर, ओके, यहां पर मैंने फिर उल्टा लिख दिया है, एक मिनट रुकना, इसको करेक्ट कर दीजिए, कहां गया वो हमारे पास, 2gl माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास 2gl माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड कितने एंगल पर जाके हमारे पास ये घूमेगा, तो ये हम लोग यहां पर से निकाल सकते थे, ठीक है। वेलोसिटी पता है तो 2gl माइनस u का स्क्वायर रखा डिवाइड बाय दिस, तो एंगल हमारे पास आ जाएगा। तो नो पॉइंट वेयर वेलोसिटी, जब अल्फा की वैल्यू हमारे पास कॉस इनवर्स में 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, दैट मींस पार्टिकल पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। नो पॉइंट वेयर वर्टिकल वेलोसिटी 0, VCM विल कंप्लीट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितना राइज होगा हमारे पास 2 मीटर का। एक HCV का अच्छा सवाल कराया था, वो भी बताता हूं। फिर इसके बाद मान लो ये इसको क्रॉस कर गया, बुलेट क्रॉसेस द ब्लॉक एंड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, तो इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, तो जैसे ही हिट करेगा तो दोनों पर आपस में तो फोर्स है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स सिस्टम पर नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम 1 इंटू 100 आपने यहां पर करा, इक्वल टू 4 इंटू वी प्लस 1 इंटू, ये बुलेट निकल गई है 20 की स्पीड से, तो 1 इंटू 20, तो मैंने v निकाल लिया। v निकालने के बाद टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट निकाल लिया। अब बुलेट का मास नहीं लूंगा क्योंकि बुलेट क्रॉस कर चुकी है। एंगुलर एम्पलीट्यूड कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर बाय 2gl, तो आपका यहां पर कंप्लीट VCM आएगा। तो हाइट हमने निकाल लिया। टेंशन एट द हॉरिजॉन्टल लेवल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन लगाना है, 3mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय l माइनस 2mg, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाली थी, u की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली 20, वो डाल के आंसर निकाल दिया था। हाँ, तो यही वाले हमारे पास कोलिजन के एग्जांपल थे। मैंने कहा था मेथड 1 एंड मेथड 2 दोनों मैं दिखा देता हूं बच्चों को। यहां पर भी मेथड 1 है हमारे पास एंड मेथड 2, दो केसेस ले लिए थे। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है सर, ई की वैल्यू हाफ है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। कोलिजन के बाद v1 v2 हो गया हमारे पास। हाँ सर, इसमें मैंने ई की वैल्यू 1 और ई की वैल्यू 0 के लिए भी सॉल्व करवाया था। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन सारे केसेस करे थे हम लोगों ने। तो इनिशियल मोमेंटम 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2, एक इक्वेशन ये आ गई। v1 और v2 की यहां पर, हाँ सर, एक इक्वेशन ये आ गई। मैंने कहा e की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास 3, एक इक्वेशन यही सॉल्व करा, आंसर आ गया। एक तो ये तरीका था हमारे पास, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली, लॉस निकाला, सारा निकाल लिया। मेथड 2 क्या था, फॉर्मूले में रख दो, तो बस साइन के साथ रखना है। u1 की वैल्यू आपने 6i कैप रखी, u2 की वैल्यू आपने 3i कैप रखी, e की वैल्यू हाफ रखी, आंसर मैच हो गया था। लॉस का फॉर्मूला हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, e की वैल्यू हम लोगों ने हाफ रखी, आंसर निकाला, मैच कर गया था। अगर सर वेलोसिटी उल्टी होती है तो क्या ध्यान रखना था, मैंने कहा कोई भी घबराने वाली बात यहां पर कतई नहीं थी। एक्चुअली में आपको मोमेंटम की इक्वेशन के हिसाब से देखें तो मान लो कोलिजन होने के बाद 2 kg वाला v1 से गया, 4 kg वाला v2 से गया, तो इनिशियल मोमेंटम 2 इंटू प्लस 8, ध्यान सुनना, 2 इंटू प्लस 8, 4 इंटू माइनस 1, तो 4 इंटू यहां पर आपका -1 कॉपी में लिखा होगा। ये छोटा छोटा सा दिख रहा है, कई बच्चे जो नए बच्चे होंगे उनको लगेगा सर ये आपको कहां से दिखाई दे रहा है, ये सब नोट्स में है बेटा, ये आपके नोट्स के PDF मैंने निकाले हैं, सो दैट आप रिकॉल कर पाए, हाँ ये चीजें बताई थी। तो इक्वेशन 2 इंटू प्लस 8, 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। सर एक इक्वेशन आ गई, दूसरी कैसे निकालू, मैंने कहा ई की वैल्यू हाफ दे रखी है, हाफ रखी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 9 हमारे पास रख के दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली, लॉस भी निकाल लिया। बस मोमेंट जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो ध्यान रखना, v1 u1 की वैल्यू आपको यहां पर क्या लेना था, +8, और u2 की वैल्यू आपको क्या लेनी है, -1, ठीक है, लॉस के फॉर्मूले में भी। अब फिर एडवांस का ये प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। मैंने कहा था अगर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, 2uy बाई जी,
फिर मैक्सिमम हाइट यू वाई का स्क्वायर बाय 2g और रेंज ये कितना दूर जाके गिरेगा यू एक्स इंटू 2uy/g। यही था। मैंने कहा जब ये कोलाइड करेगा, जैसे मान लो ये 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था तो, और ये 40√3 है, तो इधर तो 40√3 से चल रहा है, हाँ ये 40 मीटर पर सेकंड से 0 होगा, फिर ये नीचे 40 से हिट करेगा, तो आफ्टर कोलिजन ये e टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगी। e की वैल्यू आई थिंक हाफ दे रखी थी, हाँ e की वैल्यू हाफ दे रखी है, तो ये वाली वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा 20 से, अब इस बार ऊपर जाएगा, फिर ये जाके 20 से हिट करेगा, फिर e टाइम्स हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो कोई भी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हर कोलिजन के बाद e टाइम्स होती चली जाएगी। तो जरा टाइम में जरा देखना, टाइम कौन डिसाइड करता था, वर्टिकल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी, तो पहले वाले टाइम पीरियड हाइट और रेंज निकाला, हाँ सर। इसका अगर आप टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये e टाइम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी e टाइम्स हुई, ये e स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा और रेंज में e टाइम्स हो जाएगा। तो यही हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए यहां पर सॉल्व किया था, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर आ गया ये हमारे पास यस, एक ये बहुत अच्छा सवाल मैंने आपको दिया था कि हमें एक दो बिलियर्ड की बॉल है, हम लोगों ने ऐसे रखी है, बीच में जाके बिलियर्ड की बॉल हिट करती है हमें, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। पहले ये मूव कर रहा है, उसके बाद ये रुक गया, ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो पहली बात सिमेट्रिकल सिस्टम था, ये v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा पूरे सिस्टम के लिए। अगर आप बात करें पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो पहली इक्वेशन क्या लगाई, mu इज इक्वल टू mv sin 60 mv sin 60। सर ये sin 60 कहां से आया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा था तो 60 डिग्री वहां से हम लोगों ने निकाला था, तो एक इक्वेशन आपकी यहां पर आएगी, हाँ mu जो इनिशियल मोमेंटम है इज इक्वल टू 2mv sin 60, तो v की वैल्यू आ गई u/√3। अब हमें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना था, तो मैंने कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट पे निकाली जाती है, तो अगर आप देखें तो इस ये ऐसे कोलाइड करेगा तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है, तो ये u से आ रहा था, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो जरा देखना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में ये तो रुका हुआ है, सिर्फ ये आ रहा था, और कितनी वेलोसिटी लोगे u cos 30, तो हमारे पास यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u cos 30 आपको यहां दिखेगा। उसके बाद ये रुक गया और ये इससे जा रहा था, तो ये हमारे पास u/√3 आई ही था, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन की वैल्यू रखोगे, e की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। फिर हम लोगों ने दीवार के साथ कोलिजन वाली बात करी थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत अच्छा काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला और यहां पर आके खत्म हुआ था। मैंने कहा था कि भाई जब भी आपकी दीवार के साथ कोलिजन हो रही है, अगर e की वैल्यू 1 है, ध्यान सुनिए, तो बॉल जाएगी टकरा करके, जिस समय जितनी वेलोसिटी से हिट कर रही है उतनी वेलोसिटी से वापस आएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट पर कभी भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, याद करिए इस चीज को, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट uy से डिसाइड होती है ना, uy से डिसाइड होती है। इस पूरे कोलिजन में हमारे पास टाइम कभी भी इंपैक्ट नहीं होगा, हाइट कभी भी इंपैक्ट नहीं होगी, रेंज पर इंपैक्ट पड़ता है। अगर e की वैल्यू 1 है तो जितना होना चाहिए था उस साइड ना हो करके इस साइड होता था, और मैंने कहा था अगर एक व्यक्ति दो दीवारों के बीच में बॉल को फेंक रहा है, e की वैल्यू 1, e की वैल्यू 1, और दो दीवारों के बीच का डिस्टेंस इज रेंज हाफ, रेंज का आधा, तो हमेशा उसके हाथ में बॉल गिरेगी। तो ये कंसेप्ट था, टाइम और हाइट कभी भी इंपैक्ट नहीं होते। इस बंदे ने बॉल को फेंका था, वापस उसके हाथ में आ गया था, ई की वैल्यू पूछी थी, मैंने कहा था यार जाने का समय लगेगा, ये v था 45 डिग्री, तो v cos 45 v/√2 से जा रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो जाने में समय लगेगा d डिवाइडेड बाय v/√2, यहां पर d डिवाइडेड बाय v/√2, और टकराने के बाद e टाइम्स हो जाएगा, है ना, तो वापस आने का टाइम d डिवाइड बाय e/v√2, ये हमारे पास आ गया ये। लेकिन जाने का और आने का ये अभी भी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा 2u sin θ/g, हमारे पास रख के हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया था। तो आई नो ये बड़ा चैप्टर था, थोड़ा सा समय लगा इसको रिवाइज कराने में भी, बट हम लोगों ने काफी डिटेल में, अगर 1 घंटे से थोड़ा ऊपर भी हो गया तो उसके लिए माफी, ठीक है, लेकिन चैप्टर भी बड़ा था, बहुत सारी डिटेल में बात करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं। प्लीज टेक योर टाइम आउट राइट नाउ और अभी ही इसको रिवाइज करके खत्म करिए, ठीक है, क्योंकि ये आगे चल के आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।